Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 20th of September 2024. तो गाइस आज है तारीख 20 सितंबर 2024 और है फ्राइडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। एज यू कैन सी गाइस आपको ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। यहाँ से आप डेली बेसिस पे इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर पाओगे। नाउ हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी को मैप में जाकर देखना है ताइवान को, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको अच्छे से मैप में देख लेना। देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी पैटर्न के ऊपर बेस्ड है। डेली बेसिस पे यहाँ पे हम एक प्रैक्टिस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। आपको याद होगा कल हमने इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में डिस्कशन किया था, तो उससे रिलेटेड आपके पास में दो स्टेटमेंट हैं। पहला स्टेटमेंट बोलता है कि जो परमानेंट इंडस कमीशन है ये एक बायलैटरल कमीशन है जिसको इंडस वाटर ट्रीटी के तहत ही बनाया गया है, जिसका मेन काम होता है इस ट्रीटी के जितने भी प्रोविजंस है, जितने भी प्रावधान हैं उनको लागू करना और उसको मैनेज करना। दूसरा स्टेटमेंट बोलता है कि जो इंडस वाटर ट्रीटी है इसके अकॉर्डिंग जो 6 नदियां हैं इंडस सिस्टम के अंदर में, उनका साल भर का जो पानी का फ्लो है उसको इक्वली बांटना इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। तो बताइए दोस्तों यहाँ पे दोनों में से कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन नंबर ए 1 ओनली, बी 2 ओनली, सी दोनों सही हैं या फिर डी दोनों के दोनों गलत हैं। तो इसका सही आंसर सभी को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। एटलीस्ट यार थोड़ा सा यहाँ पे आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इन क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। ये डेली बेसिस पे जो क्वेश्चन मिलते हैं करंट अफेयर्स बेस्ड होते हैं, तो एग्जाम में आपकी प्रैक्टिस ही होगी। चलिए शुभारंभ करते हैं। बट आगे बढ़ने से पहले एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको बता दूं कि डेली बेसिस पे इस चैनल पर 2 वीडियोस अपलोड हो रहे हैं। एक शाम को 8:30 बजे अपलोड हो जाता है और एक आपका मॉर्निंग में। अब मॉर्निंग वाले का यार टाइम फिक्स नहीं हो पाता, कभी 8 बजे भी अपलोड हो जाता है, कभी 9 बजे और कभी 10 बजे भी। ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे जैसे आज वीडियो थोड़ा सा डिले हो गया है, लेकिन कोई बात नहीं, कुछ काम के आर्टिकल्स आज हम डिस्कस करने वाले हैं। देखो वीडियो डिले से मतलब नहीं है, वीडियो होना चाहिए इंपॉर्टेंट, और दूसरी बात उसमें क्वालिटी कंटेंट है या नहीं है। अब मैं जल्दी जल्दी के चक्कर में मॉर्निंग में ही पब्लिश करना चाहूँ और आपको क्वालिटी वाला कंटेंट प्रोवाइड ना करवा पाऊँ तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, अगर आपके एग्ज़ाम में आपको हेल्प नहीं मिलेगी। तो ऐसा भी होना चाहिए ना कि थोड़ा सा डिले हो जाएगा कोई बात नहीं, लेकिन हर आर्टिकल का बैकग्राउंड डेटा इकट्ठा करना, इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, डेली मेंस क्वेश्चन, आपको वर्ड ऑफ द डे मिल रहा है, फिर मैपिंग लास्ट में पढ़ाना, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको यहाँ पर आपने समझना होगा। ऊपर ऊपर से पढ़ के या ऊपर ऊपर से पढ़ाकर दोस्तों मैं भी जा सकता हूँ, लेकिन फिर वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता। बीच में जो जल्दी जल्दी वीडियो अपलोड करे थे, आपको पता होगा 1-2 आर्टिकल ऐसे ही निकाल देते था, लेकिन उसके बाद ऐसा नहीं है वो आर्टिकल छोड़ दिया गया हो, क्योंकि सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता था, इस वजह से मैं अगले दिन पे वो आर्टिकल इंक्लूड करता था। वही सिनेरियो आज भी है। कल वीडियो थोड़ा जल्दी लेकर आए थे, कल 1-2 आर्टिकल इधर उधर हो गए थे, लेकिन टेंशन मत लिया करो यार, अगर कुछ हुआ है तो वो छूटेगा नहीं, अगले दिन कवर हो जाएगा। आज हमने उसको इंक्लूड कर दिया है। डायमंड इंडस्ट्री वगैरह कल आर्टिकल थे जो छूट रहे थे, तो वही मैं आपसे कह रहा हूँ, थोड़ा डिले हो जाएगा लेकिन क्वालिटी कंटेंट आपको मिलेगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। मैं अपनी साइड से पूरी कोशिश करूँगा कि मैं ऐसा कंटेंट आपको प्रोवाइड करवाऊँ जहाँ पे आपको इधर उधर जाने की ज़रूरत ना हो, इसलिए दोनों वीडियोज़ आ रहे हैं। एक जगह द हिंदू आपका कवर हो जाता है और बाकी जो जितने बचे सोर्सेस हैं छोटे मोटे, जो हमारी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, पीआईबी है, सरकारी डेटा है, वो सब का आर्टिकल हम लोग शाम में कवर करते हैं। तो आज शाम को भी 8:30 बजे रेडी रहना, तब जाके हम यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन विद क्वेश्चंस करने वाले हैं। चलिए अब आ जाते हैं अपने आर्टिकल की तरफ। तो दोस्तों यहाँ पे ये जो न्यूज़ आपने पढ़ ली होगी, नहीं पढ़ी है तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं जितने भी इंपॉर्टेंट खबरें हैं, चाहे वो इंडियन एक्सप्रेस हो, टाइम्स ऑफ इंडिया है, बिजनेस स्टैंडर्ड है, space.com है, सभी जगह पर इसकी चर्चाएं हो रही हैं। हुआ यह है कि इस महीने हमारे पृथ्वी को 2 चंद्रमा मिलने वाले हैं। मतलब एक तो ऑलरेडी है ही, है ना, पृथ्वी के पास में एक चंद्रमा है, एक और चंद्रमा आ जाएगा, तो अर्थ के पास में 2 मून हो जाएंगे। इंटरेस्टिंग पॉइंट यह है कि जो दूसरा चंद्रमा आएगा दोस्तों, ये थोड़े समय के लिए रहेगा, उसके बाद ये वापस से गायब हो जाएगा, यानी टेम्परेरी पीरियड के लिए रहेगा। तो इस वजह से इंडियन एक्सप्रेस ने एक्सप्लेनर सेक्शन में स्पेशली जीएस पेपर नंबर 3 साइंस एंड टेक के पोर्शन में इंक्लूड करके मेंशन किया है कि आखिरकार पृथ्वी के पास में टेम्परेरी बेसिस पर ये मिनी मून क्यों आने वाला है और ये कैसे जाएगा, जरा ये भी बताओ, और कैसे आएगा ये भी बताना। तो दोस्तों यहाँ पर अभी तो आप देख पाते हैं बहुत सारे प्लैनेट्स हमारे सोलर सिस्टम में ऐसे हैं जिनके पास में बहुत सारे मून्स भी हैं।
आप लोगों से पहला प्रश्न नीचे कमेंट सेक्शन में जिसका उत्तर देना है, हमारे सौरमंडल में कौन सा वो ग्रह, कौन सा वो प्लैनेट है जिसके पास में सबसे ज़्यादा चंद्रमा है। ये क्वेश्चन यूपीएससी पूछ चुका है पहले, बहुत पहले। ठीक है, आप चाहो तो सर्च कर लो, आपको मिल भी जाएगा। तो पृथ्वी के पास में, हमारे पास में एक चंद्रमा तो है ही, लेकिन नया चंद्रमा मिल जाएगा थोड़े समय के लिए, और वो नया चंद्रमा लगभग 53 डेज तक रहने वाला है, और 53 डेज बाद वो गायब हो जाएगा। इस वजह से ये जो वर्ड है ना, इसके लिए टेम्पररी वर्ड ये यूज़ किया जा रहा है। तो क्वेश्चन यहाँ पर यह है, इसका कोई नाम वगैरह दिया गया है? जी बिल्कुल, 2024 PT5। ये ज़रूर से ध्यान रखना, एग्जाम में घुमाने के लिए क्वेश्चन बन जाएगा। क्वेश्चन ये बनेगा कि 2024 PT5 हाल ही में न्यूज़ में था, ये क्या है? तो ध्यान रखना, मिनी न्यू मून है ये, जो 53 डेज तक यहाँ पर रहने वाला है। नाउ अब क्वेश्चन यहाँ पर यह आता है कि आखिरकार ये चंद्रमा कैसे मिलेगा और क्यों मिलेगा, पहले ये बताओ। अब दोस्तों, इसको जानने से पहले मैं आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूँ, वो है एस्टेरॉयड का। अब एस्टेरॉयड के बारे में पहले भी हम कई बार पढ़ चुके हैं। हमारे अंतरिक्ष में बहुत सारे रॉकी पार्टिकल्स हैं जो तैर रहे हैं, और वो रॉकी पार्टिकल्स अलग अलग जगह पे प्रेजेंट हैं। जैसे यहाँ पे अगर हम इस सोलर सिस्टम का फोटो देखें तो ये हो गया सूर्य, देन उसके बाद मरकरी, वीनस, अर्थ, देन मार्स, और यहाँ पे जुपिटर हो गया। हमारा पृथ्वी का एक मून भी आपको बराबर में दिख रहा होगा। अब होता यह है कि जो हमारा मून है वो हमारे पृथ्वी के चक्कर लगा रहा होता है ना? ये तो पता है ना, सिंपल सी बात है। और जो पृथ्वी है वो सूर्य के चक्कर लगा रही है। अब दोस्तों, यहाँ पे आप देख पाएंगे पृथ्वी के आगे जो मार्स है और उसके आगे जुपिटर है, इसके बीच में एक पतली सी बेल्ट चल रही है, इसको बोलते हैं एस्टेरॉयड बेल्ट। इसमें भी बहुत सारे एस्टेरॉयड यानी वही रॉकी पार्टिकल्स की हम बात कर रहे हैं। चट्टानें हैं, बड़ी बड़ी भी हैं, छोटी छोटी भी हैं, तो ये सब यहाँ पर इस लाइन में लगी हुई हैं, इसको बोलते हैं एस्टेरॉयड बेल्ट। बहुत सारे एस्टेरॉयड्स इसमें बेल्ट में नजर आते हैं। उसके अलावा एक जगह और है जहाँ पे एस्टेरॉयड प्रेजेंट होते हैं। वो जगह कौन सी है? तो वो जगह है दोस्तों यहाँ पर आपका जुपिटर वाला ऑर्बिट। ये तो आपकी मार्स और जुपिटर के बीच में जो बेल्ट है ये हो गई एस्टेरॉयड बेल्ट। जुपिटर वाले ऑर्बिट पर भी आगे पीछे एस्टेरॉयड इसके घूम रहे होते हैं, इसको बोलते हैं हम ट्रोजन एस्टेरॉयड। लेकिन आपको पता है एक और जगह है जहाँ पे एस्टेरॉयड पाए जाते हैं, वो कौन सी जगह है? कहोगे वो तो पृथ्वी के आसपास होंगे। ठीक है, वो तो उसका एक प्रकार हो गया या क्लासिफिकेशन हो गया। जो पृथ्वी के पास एस्टेरॉयड होते हैं उसको बोलते हैं नियर अर्थ एस्टेरॉयड। कई बार इसमें से बहुत बड़े साइज के होते हैं और हमारे पृथ्वी के लिए खतरनाक होते हैं, तो इस वजह से उसको PHA बोल देते हैं, पोटेंशियली हैजार्डस एस्टेरॉयड, जो हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है। लेकिन दोस्तों एक बात और ध्यान रखिए, हमारा जो पूरा सोलर सिस्टम है, नेपच्यून तक अगर आप देख लोगे तो इसके बाहर भी एक एस्टेरॉयड की बेल्ट पाई जाती है जिसको बोलते हैं कुइपर बेल्ट। तो एग्जाम में क्वेश्चन बन जाए कुइपर बेल्ट कहाँ पर है, कौन से प्लैनेट के बीच में आता है, तो ध्यान रखना किसी प्लैनेट के बीच में नहीं आता है, ये हमारे सोलर सिस्टम के बिल्कुल बाहर आपको नजर आएगा। इसमें भी आपकी एस्टेरॉइड्स ही दिखाई पड़ती हैं। तो एस्टेरॉयड की क्लासिफिकेशन आपको पता चल गए। एक तो आपकी मेन एस्टेरॉयड बेल्ट हो गई, दूसरे ट्रोजन्स हो गए, तीसरा नियर अर्थ एस्टेरॉयड हो गया, फिर एक क्लासिफिकेशन हमारा कुइपर बेल्ट वाला भी आता है, वो मैंने आपको इस फोटो में दिखा दिया। तो जो हमारे पृथ्वी के आसपास वाले एस्टेरॉइड्स होते हैं, जो नियर अर्थ एस्टेरॉयड बोलते हैं जिसको, वही प्रकार का एस्टेरॉयड है ये आपका मून। यानी पृथ्वी को जो नया मून मिला है ना, इसमें कोई स्पेशल चीज़ नहीं है, ये हमारा एक प्रकार का एस्टेरॉयड ही है जो थोड़े समय तक रहेगा, उसके बाद चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा भाई? घूम रहे हैं, ऑर्बिट में चेंज होते रहते हैं। अब जैसे यहाँ पर आप देख पाएंगे ये हमारी पृथ्वी है, और हमारे पास में पृथ्वी के पास में एक फिक्स मून तो है ही जो हमेशा हमारे साथ में रहता है, पृथ्वी को चक्कर लगाता रहता है। ये यहाँ पर आप देख पाएंगे वो है हमारा मून जो पृथ्वी को लगातार चक्कर लगाता रहेगा, और हमारी पृथ्वी जो है ये सूर्य को चक्कर लगाती रहेगी। लेकिन थोड़े समय के लिए जो मून आ रहा है वो है आपका 2024 PT5। ये मून ऐसे आएगा दोस्तों, मतलब एस्टेरॉयड है, ये नाम दे दिया गया है मिनी मून। ये एस्टेरॉयड इस तरीके से आएगा और थोड़े समय के लिए हमारे पृथ्वी के ऑर्बिट में रहेगा। लेकिन ध्यान रखिएगा ये ऑर्बिट हमारे नॉर्मल वाले चंद्रमा की तरह नहीं है। नॉर्मल चंद्रमा का ऑर्बिट बिल्कुल गोल है, इस वाले का जो ऑर्बिट है ये थोड़ा सा हॉर्स शू वाला शेप देखने को मिलेगा। जैसे घोड़े का पैर नीचे देखोगे तो इस तरीके से यहाँ पर उसका पैर ऐसा नज़र आता है ना, तो इस तरीके के शेप में दोस्तों यहाँ पे ये नज़र आएगा। ठीक है, और फिर ऐसे पास से होता हुआ गुजर जाएगा क्योंकि एस्टेरॉयड है। तो ये जो टाइम पीरियड रहेगा लगभग 53 डेज का रहेगा, 53 दिन तक यहाँ पर ये हमारे साथ में रहने वाला है। इस वजह से एक छोटा एस्टेरॉयड यानी कि जो मिनी मून है वो नज़र आएगा। आने वाले समय पर जब ये पास में होगा तो बहुत सारे न्यूज़ आर्टिकल्स पब्लिश होंगे, तो उस वजह से पहले ही यहाँ पर इसके बारे में जान लो। ठीक है, अब कोई भी इसके बारे में कुछ पूछेगा आप आराम से बता सकते हैं। बिल्कुल सिंपल फॉर्म में मैंने आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश की है। ऐसे ही हम हर एक आर्टिकल को डिस्कस करते हैं। ठीक है,
तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आप लोग हमारे पेड ग्रुप्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपके पास में बढ़िया मौका है इसको ज्वाइन करने के लिए। यहाँ पर आपको डेली बेसिस पे करंट नोट्स के पीडीएफ वगैरह प्रोवाइड करवाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसा भी हमने आर्टिकल में ये बहुत सारा डेटा कलेक्ट किया है, उसी प्रकार से आगे भी दोस्तों जो न्यूज़ आर्टिकल उसमें बहुत सारा डेटा आपको मिलने वाला है। ये सभी डेटा आपको एक ही जगह पर सिंपल से पीडीएफ में कंपाइल करके दे दिया जाएगा। एक ऐसा पीडीएफ जो प्रिंटेबल फॉर्म में होता है, जिसका प्रिंट आउट वगैरह आप निकलवा सकते हैं। एक ऐसा पीडीएफ जो हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में होता है, और साथ ही साथ में एक ऐसा ग्रुप आपको मिल जाता है जहाँ पे आपका सभी करंट अफेयर्स का कंटेंट सिक्योर हो जाता है। देखो बीच में ना अभी मैंने एक साथ 3 दिन के पीडीएफ अपलोड करवाए थे। कल ये पीडीएफ पेड वाला अपलोड नहीं हुआ था। जो पेड ग्रुप के मेंबर्स हैं मैं उनको यहाँ पे बता रहा हूँ, तो उसके लिए परेशान मत हुआ करो यार, क्योंकि अभी ना जो कंटेंट मेकर है उसके घर पे कोई इशू हुआ है ना, कि डेथ वगैरह हुई है रिलेशन में, तो इस वजह से यहाँ पर वो अवेलेबल नहीं था। फिर भी यहाँ पर 3 दिन का कंटेंट एक साथ बनवा के डलवा दिया था। जो कल वाला मिस है वो आज के साथ मिलकर डल जाएगा। फिर आगे जैसे अपना कंटिन्यू डेली बेसिस पे पीडीएफ अपलोड हो रहे थे ना, वो अपलोड होते रहेंगे, तो उसके लिए परेशान ना होइए। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि जब से ये ग्रुप स्टार्ट हुआ है दोस्तों, ऐसा हो कि हमने एक भी दिन का पीडीएफ स्किप किया हो। स्किप किया है तो अगले दिन मिला दिया है। तो डेली बेसिस पे कंटेंट अपलोड होता है यहाँ पर, मतलब होता है। तो ये सभी चीज़ें एक जगह पर मिल जाती हैं। डेट वाइज पड़ा हुआ है, किसी भी तारीख का पीडीएफ उठाओ, डाउनलोड करो, पढ़ो, डिलीट करो, अनलिमिटेड ऑप्शंस आपके पास में यहाँ पे अवेलेबल हैं। ग्रुप को ज्वाइन करने का जो फी पेमेंट है वो बहुत ही मिनिमम है, जस्ट 499 फॉर द लाइफ टाइम एक्सेस। जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए तब तक आप 499 में इस ग्रुप को ज्वाइन करके रख सकते हैं। सर ज्वाइन करने के लिए क्या करना होगा? व्हाट्सएप पर जाना, यहाँ पर आपको एक नंबर दिया गया है 8534873368। इस नंबर पर मैसेज कर देना कि हाँ आई वांट टू ज्वाइन दिस ग्रुप। वहाँ पे आपको रिप्लाई मिलेगा, पेमेंट का प्रोसेस दिया जाएगा, और उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके पास में डेमो वीडियो का लिंक भी रहेगा। यानी पूरे डेमो वीडियो को एक बार अच्छे से चेक कर लीजिएगा कि भाई मुझको यहाँ पे क्या क्या मिलेंगे। कंप्लीटली सेटिस्फाई जब हो जाओ, संतुष्ट हो जाओ, तब जाकर ये इन्वेस्टमेंट करना, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अगले न्यूज़ आर्टिकल पर आते हैं। अगला आर्टिकल हमारे आज के अखबार में काफ़ी काम का है, पेज नंबर 14 पर प्रेजेंट है, जिसका हम जीएस पेपर नंबर 2 के साथ में एक लिंक बैठाएंगे, और कुछ इंटरनेशनल बॉडी है, जैसे यहाँ पे बात हो रही है एफएटीएफ के बारे में, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। फिलहाल के लिए मैटर क्या है, ज़रा इस न्यूज़ आर्टिकल को समझने की कोशिश कीजिएगा। ये खबर ये बोलती है कि जो एफएटीएफ है, एफएटीएफ का मतलब होता है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। क्या है इसका काम, आगे आपको बताऊंगा। एफएटीएफ ने ये बोला कि इंडिया शुड इंक्रीज कोर्ट सिस्टम कैपेसिटी एंड रिड्यूस पेंडिंग ट्रायल्स। तो इन्होंने ये बोला कि भारत को अपने जो कोर्ट है, कोर्ट की संख्या बढ़ाने चाहिए, ताकि उन कोर्ट में जो आज के समय पर कोर्ट प्रेजेंट हैं उनमें केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं, तो वैसे केसेस को जल्द से जल्द सुलझाया जा सके, उस पेंडिंग मामले को कम किया जा सके जो पेंडिंग काम पड़ा हुआ है। उसके लिए हमें कोर्ट सिस्टम को इंक्रीज़ करना होगा, अपने कैपेसिटी को बढ़ाना होगा। ये बात एफएटीएफ ने यहाँ पर मेंशन कर दी है। कहोगे इसमें कोई बुराई तो नहीं है, बात तो सही बोली है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ना हर एक हम केसेस की बात नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं एफएटीएफ से रिलेटेड केसेस की। आपको पता है कि एफएटीएफ जब भी बात करता है तो मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस की बात होती है। मान लो मनी लॉन्ड्रिंग का कोई मैटर है आपके देश के अंदर में, तो मनी लॉन्ड्रिंग क्या होती है पहले ये समझो। मनी लॉन्ड्रिंग एक ऐसा पर्टिकुलर प्रोसेस होता है जहाँ पे एक इंसान अपने ब्लैक मनी को, जो उसने काला धन कमाया है इलीगल तरीके से, उसको एज अ वाइट मनी, यानी वो आपको लीगल मनी के तौर पर दिखा देता है, उसको वाइट मनी में कन्वर्ट कर देता है। तो इसी काले धन को वाइट मनी में कन्वर्ट कर देना, इसको हम लोग बोलते हैं मनी लॉन्ड्रिंग, ठीक है। ये बात दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब किसी भी पर्टिकुलर कंट्री के अंदर में मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, उस मनी लॉन्ड्रिंग को उस देश में रोकने के लिए ये बॉडी है जिसका नाम है एफएटीएफ। और अगर यहाँ पर ये एफएटीएफ के हिसाब से नहीं चलता है ये देश, तो एफएटीएफ उनके खिलाफ में एक्शन लेता है। जैसे पाकिस्तान या दूसरे और कंट्रीज़ आपको देखने को मिलेंगे, यहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग होती रहेगी, एफएटीएफ मना करेगा कि भाई एक्शन लो, तुरंत इसमें सुधार करो। अगर वो नहीं मानते हैं तो उनको यहाँ पे दोस्तों ब्लैक लिस्ट में या ग्रे लिस्ट में डाल दिया जाएगा। आगे इसके बारे में भी आपको बताऊंगा, अभी तो बस खाली मैं एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। तो एफएटीएफ यहाँ पर ये बोलता है कि इंडिया को भी क्या करना होगा, अपने मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस को तुरंत डील करना होगा। तो अपने कोर्ट सिस्टम को हम मजबूत करें ताकि मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस को तुरंत यहाँ पर डील किया जाए। लेकिन आपको पता है हमारे देश के अंदर में मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस कौन देखने का काम करता है? कहोगे कौन देखने का काम क्या करता है, मतलब इसकी अलग से बॉडी है? हाँ बिल्कुल, उसका नाम क्या है? ईडी, दैट इज़ एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। ईडी को दोस्तों ये काम सौंपा गया है, ये बात भी ध्यान में रखनी है। तो एफएटीएफ बोलता है कि भाई आपको कुछ चेंजेस की रिक्वायरमेंट है,
आपके देश के अंदर में मान लो यहाँ पर कोई टेरर फाइनेंसिंग का केस आ रहा है, क्योंकि एफएटीएफ ऐसा ना आतंकवाद को जो पैसा जा रहा है, क्योंकि उसी से आतंकवाद बढ़ता है, फंडिंग जब तक उनको मिलेगी, तो ऐसे केसेस को भी यहाँ पर ये डील करता है। तो इसको काउंटर करने के लिए हमें कुछ चेंजेस करने होंगे, क्योंकि जब भी हमारे कुछ केसेस नज़र आ रहे हैं तो उन केसेस में इतना सफाई से काम नहीं हो पा रहा है या उतना तेज़ी से काम नहीं हो पा रहा है। बहुत सारे केसेस पुराने भी पेंडिंग पड़े हुए हैं, तो उस मामले को सुलझाने के लिए हमें नंबर ऑफ़ कोर्ट्स की रिक्वायरमेंट है। ये बात यहाँ पर एफएटीएफ की साइड से बोली गई। तो आई होप आपको ये जो खबर है वो समझ में आ चुकी होगी कि खबर एग्जैक्टली चल क्या रही है ना। अब दोस्तों एग्जामिनेशन के लिए आपको क्या क्या पढ़ना है, ज़रा पहले ही मैं आपको ये बता देता हूँ। आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन बन सकता है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के बारे में। तो एफएटीएफ क्या होता है? एक बड़ी इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, एक ऐसी संगठन जहाँ पे बहुत सारे देशों की सरकारें आपस में मिलकर काम कर रही होती हैं। और इन सब पूरे गवर्नमेंट्स की जो बॉडी बनी हुई है, इसका मेन पर्पस क्या होता है? मनी लॉन्ड्रिंग से लड़ना और टेररिस्ट फाइनेंसिंग को काउंटर करना। वही मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है? ब्लैक मनी को वाइट मनी में कन्वर्ट करना, उस मामले को रोक देना और आतंकवाद को जो फंडिंग जारी है उसके खिलाफ एक्शन लेना। तो एफएटीएफ का मेन उद्देश्य आप समझ ही चुके होंगे कि इंटरनेशनल लेवल पर कुछ ऐसे नियम कानून बना देना, अपनी कुछ ऐसी पॉलिसीज़ को प्रमोट करना जहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिज्म फाइनेंसिंग जैसी चीज़ों को रोका जा सकेगा। दोस्तों ये जो एफएटीएफ नाम की बॉडी है, इसको पूरी तरह से बनाया गया था 1989 में। 1989 में हुआ ये G7 का समिट चल रहा था पेरिस के अंदर में। उसी दौरान मनी लॉन्ड्रिंग का डिस्कशन हुआ और इस तरीके की नई पॉलिसी हमारे सामने आ गई। फिर साल 2001 आया। 2001 में इसी मनी लॉन्ड्रिंग, क्योंकि हुआ ये 1989 में बॉडी बन चुकी थी, स्टार्टिंग में केवल मनी और लॉन्ड्रिंग के लिए ही इस बॉडी को बनाया गया था, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे साल बीते चले गए 2001 में इसमें टेररिज्म फाइनेंसिंग जैसी चीज़ें भी इंक्लूड कर दी कि भाई अगर टेररिज्म फाइनेंसिंग का कोई केस होगा तो उसको भी एफएटीएफ देखेगा। यानी किसी देश में आतंकवाद को फंडिंग मिल रही होगी तो एफएटीएफ उसके खिलाफ एक्शन लेगा। फिर धीरे धीरे करके एफएटीएफ एक बड़ी बॉडी बन गई। इसका हेडक्वार्टर बना दिया गया पेरिस के अंदर में। आज के समय पर फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है। इसके अंदर 39 कंट्रीज़ इसके सदस्य हैं, जिसमें यूएस है, इंडिया, चाइना, सऊदी अरेबिया, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस और यूरोपियन यूनियन के कंट्रीज़ हैं। ये सब यहाँ पर दोस्तों इसका हिस्सा हैं। भारत कब इसका हिस्सा बना? तो हम 2010 में एफएटीएफ के मेंबर बन चुके थे, ये भी ध्यान रखिए। अब सवाल यह है कि सर एफएटीएफ दुनिया भर के देशों के लिए नियम लेकर आ चुका है, लेकिन मान लो वो देश एफएटीएफ के हिसाब से ना चले तो क्या होगा? तो उनको सज़ा देने के लिए एफएटीएफ ने 2 प्रकार की लिस्ट बना रखी हैं। एक होती है ग्रे लिस्ट और एक होती है ब्लैक लिस्ट। अब दोस्तों पहले आपको समझना होगा ग्रे लिस्ट के बारे में। ग्रे लिस्ट को हम कई बार वार्निंग लिस्ट का नाम भी देते हैं। मान लीजिए कोई देश है जो टेरर फंडिंग को सपोर्ट कर रहा है, मनी लॉन्ड्रिंग को सपोर्ट कर रहा है, वो जगह बिल्कुल सेफ़ है, वो देश बिल्कुल सेफ़ है, लाइक एग्जाम्पल पाकिस्तान की सेफ़ है टेररिज्म फंडिंग के लिए। तो अगर कोई ऐसा देश आपको दिख रहा है तो यहाँ पे उसको पहले तो बोला जाएगा कि भाई आप सुधर जाओ, नहीं सुधरे हो तो उठाकर आपको ग्रे लिस्ट में डाल दिया जाएगा। तो उस देश को ग्रे लिस्ट में डालने से मतलब उसको वार्निंग दे दी गई है कि भाई याद रखना, अगर अभी भी यहाँ पर इस तरीके की हरकतें होंगी तो आपको उठा के ब्लैक लिस्ट में डाल देंगे हम। तो कहोगे ब्लैक लिस्ट में डालने से क्या होगा? पहले ग्रे लिस्ट में तो वार्निंग दे दी, अब वो देश डर गया, इन सब चीज़ों को रोक देगा। लेकिन अगर वो नहीं रोकता है तो उठा के ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाएगा उसको। अब दोस्तों ब्लैक लिस्ट में डालने से होगा क्या? ब्लैक लिस्ट में अगर कोई भी कंट्री डल जाती है ना, उसकी आफत कट जाती है बहुत ज़्यादा। कहोगे कैसे? अगर वो देश ब्लैक लिस्ट में आ गया, वो भी जैसे पाकिस्तान जैसे देश अगर ब्लैक लिस्ट में आ गए, जिनको जगह जगह पैसों की ज़रूरत है, पहुंच जाते हैं अलग अलग देशों में पैसे लेने के लिए, चाहे वो चाइना हो चाहे वो यूएसए हो। कभी कभी यूएसए भगा भी देता है कि चाइना से कहो लोन माफ़ कर दे BRI का या दूसरे प्रोजेक्ट्स का। चाइना कहता है कि नहीं, हम लोन माफ़ नहीं करेंगे। फिलहाल ऐसे बहुत सारे केसेस आते रहते हैं। तो अगर मान लो वो देश को हम लोग ब्लैक लिस्ट में डाल दें तो उससे क्या होगा? उस देश को फाइनेंशियल सपोर्ट बंद कर दिया जाएगा। यानी चाहे वो हमारा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हो, मान लो उस देश को बहुत पैसे की ज़रूरत है, उसकी अर्थव्यवस्था डूब रही है, वो IMF जाएगा पैसे लेने के लिए कि सर हमें सपोर्ट कीजिए। वर्ल्ड बैंक के पास में जाएगा, एशियन डेवलपमेंट बैंक के पास में जाएगा, यूरोपियन यूनियन के पास में जाएगा कि सर हमें सपोर्ट कीजिए, हमारी इकॉनमी डूब रही है। सपोर्ट करते हैं ये बॉडीज़, इंटरनेशनल बॉडीज़ बनी इसलिए। लेकिन अगर कोई देश ब्लैक लिस्ट में होगा तो कोई भी फाइनेंशियल सपोर्ट यहाँ से नहीं मिलेगा। ये एक बड़ा प्रॉब्लम आपको नज़र आएगा। ठीक है, ध्यान रखिए। आई होप आपको एफएटीएफ बहुत अच्छे से समझ में आ चुका है और आर्टिकल भी अच्छे से समझ में आ चुका है। चलिए अगले मज़ेदार आर्टिकल पर आते हैं। ये जो टॉपिक है हमारा एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से रेलिवेंट है। आज के ही अखबार में पेज नंबर 16 पर ये आर्टिकल प्रेजेंट है। दोस्तों क्या बात हो रही है?
आज ना एमएसपी आपको बहुत ही ज़्यादा शानदार तरीके से समझ में आने वाला है। बहुत बार आप देख पाते होंगे कि एमएसपी का मामला क्या है यार, क्या नहीं है। कल मैंने पीएम आशा स्कीम के बारे में पढ़ाया था, वो भी बात हो रही है इस आर्टिकल में, तो कल वाला वीडियो ज़रूर देख लेना। कल ही मैंने आपको पीएम आशा के बारे में पढ़ाया है। फिलहाल के लिए दोस्तों आर्टिकल में ये बात हो रही है, जो हमारी कमेटी है वो लगातार काम कर रही है मिनिमम सपोर्ट प्राइस के प्रोपोजल्स के ऊपर में। ये बात हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान जी ने मेंशन की है। ये बोलते हैं कि अब की बार जो हमारी करंट गवर्नमेंट है उन्होंने फार्मर्स के लिए बहुत ज़्यादा रेम्यूनरेटिव प्राइस इंश्योर किया है, और आगे भी ऐसे ही हम बहुत सारे प्राइसेस प्रोवाइड करवाने वाले हैं जो पहले किसी भी गवर्नमेंट के थ्रू नहीं किया गया। इसके लिए कई सारी लीगलाइज एमएसपी दी जाएंगी अलग अलग क्रॉप्स के ऊपर में, उसको लेकर मीटिंग चल रही है, एक रिपोर्ट तैयार की जा रही है, और वो रिपोर्ट फाइनल तरीके से आने वाले समय पर पब्लिक में अवेलेबल करवाई जाएगी कि एमएसपी को लेकर क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। तो थोड़ा सा वेट कीजिए, ऐसा यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। नई रिपोर्ट हमारे सामने आने वाली है कुछ टाइम बाद। तो दोस्तों एग्जाम के लिए सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट चीज़ यही आती है कि सर ये जो एमएसपी है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ये एग्जैक्टली होती क्या है। तो दोस्तों यहाँ पे नाम से ही पता चल रहा है क्या, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। अब देखो होता यह है, हमारे जो एग्रीकल्चर सेक्टर्स हैं, तो जहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, वहाँ पे जो हमारे फार्मर्स हैं वो लगातार यहाँ पे खेती कर रहे हैं। अब वो फार्मर्स खेती करने के बाद मान लो गेहूँ चावल उन्होंने उगाया, उसको ले जाकर जब बाद में बेचने जाते हैं तो सही रेट मार्केट में उनको मिलता नहीं है, या मार्केट में वो ऐसा रेट मार्केट वाले दे देते हैं कि फार्मर्स जो हैं उनको घाटा हो रहा होता है। उनका कहना होता है भाई इससे ज़्यादा तो पैसा हम लगा चुके हैं इसको उगाने में, अब हमें कम से कम इतना प्राइस तो दो कि हमारा औसत निकल जाए, अगली बार फिर फसल लगा सकें, है ना। इतना तो प्रॉफिट जनरेट होना चाहिए, एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस तो मिलना चाहिए। अगर मार्केट में उनको वो प्राइस नहीं मिल रहा है तो गवर्नमेंट यहाँ पर एमएसपी का कॉन्सेप्ट लेकर आई है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो फार्मर्स के पास में ऑप्शन है, अगर उनको मार्केट में बहुत अच्छा प्राइस मिल रहा है तो मार्केट में अपना प्रोडक्ट ले जाकर बेच दें और प्रॉफिट पे कमाएं। और अगर यहाँ पे मार्केट में अच्छा पैसा नहीं मिल रहा है, उनको लग रहा है एमएसपी ज़्यादा बढ़िया मिल रही है, तो सरकार को वो एमएसपी पर ही ये अपने फसल को बेच सकते हैं। तो एमएसपी बेसिकली हमारे फार्मर्स को एक प्रकार की सरकार की गारंटी दी जाती है, ठीक है, कि यहाँ पे जो अगर आपका जो फसल है इधर उधर नहीं बिकता है, हम रेडी हैं, हम आपकी फसलों को परचेस करेंगे, वो भी एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे। और वो एमएसपी इस तरीके से डिसाइड की जाती है कि फार्मर्स को कोई लॉस ना हो, तो फार्मर्स की एक जो इनकम है ना वो सिक्योर हो जाती है। तो ऐसे यहाँ पर दोस्तों कुछ फसलों के ऊपर, गेहूँ चावल के ऊपर में जिस तरीके से यहाँ पर जो एमएसपी है वो दिया जाता है, मतलब वैसे तो अगर आप देख पाएंगे 23 फसलें हैं, कितनी 23 क्रॉप्स हैं जिसको एमएसपी के अंदर में नोटिफाई किया गया है, अभी बताऊंगा आगे। तो आज के समय पर गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि लगभग 22 जो हमारी क्रॉप्स हैं, मतलब 22 क्या टोटल 23 हैं, 22 क्रॉप्स हैं और एक आपकी शुगर केन है यानी गन्ना है। तो 22 फसलों पे तो सीधा एमएसपी दी जाएगी, और जो गन्ना है उस पर एफआरपी दी जाएगी, दैट इज़ फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस, वो भी एमएसपी की तरह ही होता है। तो आज के समय पर जो ये लिस्ट है 23 फसलों की, वो कौन कौन सी है, इसमें आपके 7 सीरियल्स हैं जिसमें पैडी, वीट, बार्ली, जोवर, बाजरा, मेज़, रागी है। फिर पल्सेस में है आपका ग्राम, अरहर, मूंग, उड़द, लेंटिल। ऑयल सीड्स में दोस्तों 8 ऑयल सीड्स हैं जिसमें ग्राउंडनट, रेप सीड, मस्टर्ड, तोरिया, सोयाबीन, सनफ्लावर सीड, सीसमम, सेफ्लावर सीड, नाइजर सीड को लेकर यूपीएससी सवाल पूछ चुका है पहले ही कि इस पर एमएसपी मिलती है या नहीं मिलती है। फिर उसके अलावा रॉ कॉटन हो गया, रॉ जूट हो गया, कोपरा है, डी हस्क्ड कोकोनट है, शुगर केन है, इस तरीके से कई सारी चीज़ें हैं दोस्तों जिसके ऊपर में एमएसपी दी जाती है। लेकिन जो प्रोक्योरमेंट आज के समय पर वो गेहूं और चावल पे ही आपको खासकर देखने को मिल जाएगी, जिसको हमारी जो सरकार है वो पीडीएस के माध्यम से यानी कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के माध्यम से राशन के फॉर्म में लोगों को प्रोवाइड करवाती है और किसानों से एमएसपी पे खरीद लेती है। इन फसलों को नोटिफाई किया गया, इनमें से बहुत कम चीज़ों के ऊपर में एमएसपी आज के समय पर दिया जाता है। ये बात दोस्तों आपको समझ में आ गई ना। क्वेश्चन यहाँ पर यह आता है, एमएसपी की डिमांड क्या है, ज़रूरत क्या है एमएसपी की। नंबर 1 पॉइंट, आप ये सारे पॉइंट लिखते हुए चलिएगा या ध्यान में रखिएगा, क्योंकि आगे मैं आपको एक मेंस का क्वेश्चन दूंगा, उसको अटेम्प्ट करना है। तो पहली चीज़ दोस्तों, अगर एमएसपी दी जाएगी तो बेसिकली फार्मर्स को एक गारंटी मिल जाती है कि उनको कम से कम इतना प्राइस तो मिलेगा। तो मार्केट में चाहे कैसे भी बदलाव हो, मार्केट में कितना भी उतार चढ़ाव हो, इनको इतना पैसा मिलना है, तो एक सिक्योरिटी मिल जाती है। इतनी टेंशन यहाँ पे हमारे फार्मर्स को नहीं होगी। उनको लगेगा कि भाई यहाँ पर वो कर्जे में नहीं डूबेंगे, क्योंकि मार्केट में अगर मान लो बहुत उतार चढ़ाव हो गया, उनका जो प्रोडक्शन हुआ था वो कम दाम में बिका, उनको घाटा हो गया, तो आगे जाके कर्जा लेना पड़ेगा अपने आप को खेती में सस्टेन करने के लिए। तो वो सब चीज़ें यहाँ पर नहीं होंगी एमएसपी अगर प्रॉपर तरीके से दी जाएगी तो। दूसरा फ़ायदा होगा कि इससे फार्मर्स के ऊपर में जो डेट बर्डन है, उधारी का जो कर्जे का बोझ है, वो कम हो जाएगा।
2019 के एक रिपोर्ट है नाबार्ड की। नाबार्ड क्या है? हमारा नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इनकी रिपोर्ट ने ये बोला कि जो एवरेज बेसिस पे, हम एवरेज डेटा देख रहे हैं सबका एवरेज निकाल के, तो फार्मर की जो फैमिली के ऊपर में कर्जा है, कर्जे का जो बोझ है वो लगभग लाख रुपए तक जा चुका है। और यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट इतने सारे सब्सिडी दे रही हैं, इतने सारे फैसिलिटीज़ दे रही हैं, उसके बावजूद भी तो आज के समय पर फार्मर्स को लेकर यहाँ पे और भी कई सारी चीज़ें करने की ज़रूरत है। तो एक कर्जे का बोझ इनके ऊपर में बढ़ गया है लगातार। तो यहाँ पे एमएसपी एक बढ़िया रोल प्ले करता है। एमएसपी के माध्यम से एक इम्पॉर्टेंट प्राइस, एक लीगल गारंटी यहाँ पर इन फार्मर्स को मिल जाती है। तीसरा बताया गया है एमएसपी और क्यों इंपॉर्टेंट है। इससे फार्मर्स के लाइवलीहुड को एक सपोर्ट मिलता है, क्योंकि हमारे देश की जो पॉपुलेशन है इसकी 50% पॉपुलेशन सीधा खेती बाड़ी पे ही निर्भर है, एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्टिविटीज़ के ऊपर निर्भर है। तो मार्केट में अगर बहुत सारे चेंजेस आएंगे तो इसका असर सीधा सीधा इतने बड़े स्तर पर पड़ेगा। इस वजह से एमएसपी ज़रूरत है। फिर एक और यहाँ पर ज़रूरत बताई गई है, वह है रिस्क मिटिगेशन। भाई यहाँ पे कई सारे प्रकार के रिस्क होते हैं, जैसे कि मान लो आप फसल लगा रहे हैं, अब की बार गर्मी बहुत पड़ गई, क्योंकि फसल लगाने के लिए चाहे आप गेहूँ चावल लगाएं, चावल में कितना सारी पानी चाहिए होता है आपको पता है। गर्मी बहुत पड़ गई, सूखा पड़ गया, या बाढ़ आ गई, या कहीं पर आग लग गई, तो इसकी वजह से क्या होगा? फसल बेकार होगी या नहीं होगी? बिल्कुल होगी। तो फार्मर्स को नुकसान होगा, उनकी इनकम सीधा डाउन हो जाएगी। तो इस वजह से यहाँ पर ये जो लीगल गारंटी है इसकी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। एमएसपी यहाँ पे फार्मर्स को, यहाँ पे कह सकते हैं, उधारी से या कर्जे से बचा लेता है। कई बार नेचुरल डिज़ास्टर्स आ जाते हैं, उसकी वजह से मार्केट के अंदर में काफ़ी बदलाव आ जाते हैं, तो दोस्तों वहाँ पे सीधा फार्मिंग पे इम्पैक्ट पड़ता है, फार्मर्स की आय के ऊपर, इनके इनकम के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है। तो एमएसपी यहाँ पर ये सब चीज़ें नहीं होने देगा। एमएसपी एक सेफ प्राइस इनको प्रोवाइड करवा देता है कि भाई कुछ नहीं, इतना प्राइस आप रखिए, आपको ये मिलेगा ही मिलेगा, जिसमें आपका लॉस नहीं होगा। फिर उसके अलावा प्रोमोटिंग एग्रीकल्चरल ग्रोथ, ये आपको देखने को मिल जाएगा, क्योंकि एमएसपी से क्या होगा, जो एग्रीकल्चर सेक्टर है यहाँ पे जो फार्मर्स है वो इन्वेस्ट करना चाहेंगे। उनको पता है हमारी इनकम एक सिक्योरिटी बनी हुई है, तो हम लगातार काम करेंगे, मन लगा के काम करेंगे। ऐसा नहीं है, उनको टेंशन नहीं रहेगी कि आगे यहाँ पर मार्केट कैसा होगा, उसके हिसाब से मुझे प्राइस मिलेगा नहीं मिलेगा। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर दोस्तों काफ़ी ज़्यादा मैटर करती हैं। उसके अलावा कई सारी डिस्पैरिटीज़ हैं, कमियाँ हैं। जैसे आप देख पाएंगे शांता कुमार कमेटी है, एक कमेटी 2015 में क्या करती है, मेंशन करती है कि भाई ये जो सपोर्ट प्राइस स्कीम्स है इनसे केवल 6% फार्मर्स को बेनिफिट मिल रहा है। 2019-20 में ही केवल अगर हम देखें तो पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, ये 3 स्टेट्स देखने को मिलेंगे जहाँ से बहुत सारा जो गेहूँ वगैरह है वो यहाँ पर ख़रीदा गया है गवर्नमेंट की साइड से, है ना। तो एमएसपी जो है इन ऐसे मुद्दों को कम कर सकती है, यानी कहने का मतलब है एमएसपी जो है, जो समस्या है फार्मर्स की वो कम कर सकती है। इससे एक अच्छा प्राइस जब फार्मर्स को मिलेगा तो जो पॉवर्टी है वो कम होती हुई नज़र आएगी, उस एरिया का जो डेवलपमेंट्स है वो होते हुए नज़र आएंगे। तो ये बेसिकली यहाँ पर डिमांड है एमएसपी की। और डिमांड क्यों की जाती है? क्योंकि इसके ये सारे फ़ायदे मिलेंगे, ये बात ध्यान में रखनी है ना। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि फ़ायदे ही होंगे क्या, इसमें कुछ चैलेंजेस नहीं हो सकते? देखिए एमएसपी के केस में कई सारी चुनौतियाँ भी आपके सामने आएंगी। अब वो चैलेंजेस के बारे में भी आपको पता होना चाहिए एज अ यूपीएससी एस्पिरेंट। पहली चुनौती है फाइनेंशियल बर्डन। भाई अगर गवर्नमेंट को एमएसपी के ऊपर में इतने सारे फसलों को परचेज करना है, ख़रीदना है, तो इसके लिए गवर्नमेंट के पास में भी प्रॉपर फाइनेंशियल रिसोर्सेज होने चाहिए, नहीं होना चाहिए? एक प्रॉपर बजट होना चाहिए, तभी तो वो यहाँ पर परचेस कर पाएंगे। तो एक बजट को बैलेंस कर पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वही बजट में से आपको पैसा खर्च करना है दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर में, सड़कें बनानी है, बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स लगाने हैं, डिफेंस के ऊपर में खर्च करना है। तो गवर्नमेंट के पास में यहाँ पर एक बड़ा चैलेंज यहाँ पे देखने को मिल जाता है। दूसरी जो सबसे बड़ी समस्या है एमएसपी की वजह से वो है वाटर स्कैर्सिटी जैसी चीज़ें बढ़ती हैं, यानी कि पानी की और ज़्यादा कमी होनी शुरू हो जाएगी। कहोगे ऐसा क्यों? गिनी चुनी फसलों के ऊपर एमएसपी दी जाती है। जैसे यहाँ पर ज़्यादातर जो क्रॉप्स हैं वो वाटर इंटेंसिव क्रॉप हैं। जैसे फॉर एग्जांपल चावल की बात करेंगे तो जो चावल की खेती होती है दोस्तों, इसमें बहुत ज़्यादा पानी की रिक्वायरमेंट होता है और गवर्नमेंट एमएसपी भी उस पर दे रही है। तो ज़्यादातर फार्मर्स अपने इनकम को सिक्योर करने के लिए चावल को ही उगाएंगे। तो चावल के कल्टीवेशन की वजह से बहुत सारा ग्राउंड वाटर निकाला जाएगा, पानी का जो इरिगेशन है बहुत ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से यहाँ पर दोस्तों वाटर स्कैर्सिटी यानी पानी की कमी भी यहाँ पर महसूस हो सकती है। कई सारी जगह पर ग्राउंड वाटर ऑलरेडी डिप्लीट हो चुका है, यानी कम हो चुका है। ग्राउंड वाटर कम होना भी अपने आप में एक बड़ी समस्या है। फिर उसके अलावा एमएसपी को लेकर एक बड़ा चैलेंज हो सकता है, वो है नेग्लेक्ट नॉन एमएसपी क्रॉप्स। ये भी सही बात है। कहने का मतलब है एमएसपी केवल कुछ ही फसलों पर दी जाएगी,
तो जब एमएसपी केवल कुछ ही फसलों पर मिलेगी दोस्तों, तो इससे होगा क्या, दूसरी फसलों को इग्नोर कर दिया जाएगा। कुछ और इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशियस क्रॉप हैं, जैसे आज ज़्यादातर फार्मर्स गेहूँ चावल ही उगा लेते हैं, उन पर एमएसपी मिल जाती है, तो इस चक्कर में एक इनकम सिक्योर हो जाती है। लेकिन उसके बदले में दाल हो गया, ऑयल सीड्स हो गई, दूसरे फूड क्रॉप्स हो गए, दूसरे और भी न्यूट्रिशियस क्रॉप्स हो गई, उसको यहाँ पर लोग नहीं उगा रहे हैं क्योंकि अच्छा अमाउंट नहीं मिलता, क्योंकि अपना फ्यूचर सभी को सिक्योर करना है उस आधार पर। तो दोस्तों हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर में जो डाइवर्सिटी जैसी चीज़ है ना, वो डाइवर्सिटी यहाँ पर नहीं बन पा रही है। ये अपने आप में एक चैलेंज है एमएसपी का। फिर आता है ट्रेड डिस्प्यूट। अब देख पाओगे होता यह है, जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे हम वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, हमारे दुनिया भर के व्यापार को मैनेज करने का काम करता है। ये बार बार भारत के इस एमएसपी वाले मुद्दे को उठाते हैं, या कुछ देश इस मैटर को लेकर इस डब्ल्यूटीओ में चले जाते हैं। होता यह है, डब्ल्यूटीओ बोलता है कि भारत सरकार एमएसपी देती है वो गलत है, क्योंकि एमएसपी देकर आप क्या कर रहे हैं, अपने फार्मर्स को सपोर्ट कर रहे हैं। फार्मर्स सस्ते में यहाँ पर प्रोडक्शन कर रहे हैं, वही सस्ता प्रोडक्शन दुनिया भर में एक्सपोर्ट कर दिया जाता है, जिससे दूसरे कंट्रीज़ के मार्केट अफेक्ट होते हैं। इस चक्कर में दोस्तों यहाँ पर गवर्नमेंट जब सब्सिडी देती है दूसरे फॉर्म में एमएसपी की प्राइस को मेंटेन करने के लिए, तो इससे यहाँ पर सस्ता प्रोडक्शन मार्केट में यानी इंटरनेशनल लेवल पर किसी देश में जाएगा तो दुनिया भर के मार्केट अफेक्ट होते हैं। ये यहाँ पर डब्ल्यूटीओ का कहना है कि भाई एक समस्या ये भी है, इंटरनेशनल लेवल पर बार बार इस मुद्दे को उठाया जाता है। फिर आता है लास्ट में वे फॉरवर्ड कि सर बताइए इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है। पहला सोल्यूशन है बैलेंस्ड एग्रीकल्चरल प्राइसिंग पॉलिसी। कहने का मतलब है सरकार को अपना एक प्रॉपर तरीके से एक सस्टेनेबल पॉलिसी के साथ में आना होगा। एक ऐसी पॉलिसी जहाँ पे हम प्रॉपर तरीके से इंश्योर कर सके कि हाँ भैया ये प्राइस इस एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के लिए दिया जाएगा, डायरेक्ट इनकम सपोर्ट स्कीम्स के तहत पे या एमएसपी के तहत पे। फिर उसके अलावा जो स्वामीनाथन कमेटी है, इन्होंने अपना रिकमेंडेशन दिया था। इन्होंने ये बोला था कि जो एमएसपी है ये एटलीस्ट 50% ज़्यादा होनी चाहिए फॉर दी वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यानी जो यहाँ पे फसल आप उगा रहे हैं उस पर जो पैसा लग रहा है, कॉस्ट लग रही है, उससे 50% ज़्यादा एमएसपी होनी चाहिए। तो इस बात को अगर हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। एमएसपी क्राइटेरिया को एक्सपांड करना होगा, यानी जो हमारे फार्मर्स हैं जो एक्सपेंडिचर जो खर्चा कर रहे हैं फसलों के ऊपर, तो उसके बदले में हम उनको इतना अमाउंट तो दे दें ताकि उनके पास में जो कुछ पैसा आ जाए, एजुकेशन, हेल्थ केयर सर्विस, इन सब चीज़ों के ऊपर जो खर्च कर रहे हैं वो एमएसपी के थ्रू कवर हो जाए, है ना। तो ये हर एक सेक्टर कवर हो जाएगा, तो इससे फार्मर्स को ज़्यादा फ़ायदे मिलेंगे, फार्मर की जो इनकम है वो बढ़ेगी। तो आपको क्या करना पड़ेगा, केवल कुछ ही क्रॉप्स के ऊपर नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा फसलों पे एमएसपी दीजिए, जिससे यहाँ पे जो क्रॉप्स के अंदर में डाइवर्सिफिकेशन है, ऐसा नहीं होगा कि कुछ फसलों को बिल्कुल छोड़ देंगे, कुछ फसलों को ज़्यादा वैल्यू दी जाएगी, तो वो वाला किस्सा नहीं अपनाया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एमएसपी बराबर मिल रही होगी कई सारे क्रॉप्स के ऊपर में। तो ये आप कर सकते हैं। एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट करना ज़रूरी है भाई, आपके पास में रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, सिंचाई की अच्छी खासी फैसिलिटी, सड़कें हो जहाँ पे गांव प्रॉपर तरीके से शहर के साथ में कनेक्ट हो, जहाँ से प्रॉपर तरीके से जो हमारा एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन है उसको शहर तक लाया जा सके। टेक्नोलॉजी को प्रमोट करना होगा। एग्रीकल्चर सेक्टर में नए नए आविष्कार कर सकते हैं रिसर्च और डेवलपमेंट के माध्यम से। तो ये सब चीज़ें करने की ज़रूरत है, इससे एग्रीकल्चर सेक्टर को और सपोर्ट किया जा सकेगा। वाटर मैनेजमेंट करिए, वाटर मैनेजमेंट आज एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा बना हुआ है, क्योंकि ये नहीं करेंगे तो इससे यहाँ पर वाटर डिप्लीट होगा, ग्राउंड वाटर कम होता हुआ नजर आएगा। समझ गए। अब देखिए आपके सामने ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है, प्रैक्टिस क्वेश्चन भी नहीं है, यूपीएससी का मेंस क्वेश्चन है। यूपीएससी ने साल 2019 में डायरेक्टली ये सवाल आपसे पूछा था दोस्तों। इसका उत्तर लिखना कोशिश करना नीचे कमेंट सेक्शन में लिखने की। इसका उत्तर लिख रहे होंगे मतलब यूपीएससी का प्रीवियस ईयर मेंस का क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर रहे होंगे। क्वेश्चन यह है, व्हाट डू यू मीन बाय मिनिमम सपोर्ट प्राइस? एमएसपी से आप क्या समझते हैं? एंड हाउ विल एमएसपी रेस्क्यू दी फार्मर्स फ्रॉम दी लो इनकम ट्रैप? कैसे जो एमएसपी है वो हमारे फार्मर्स को कम आय का जो पूरा जाल होता है इससे बचा सकता है, या इसके बारे में बताइए। एक बार मैं हिंदी में रीड कर देता हूँ ताकि हिंदी माध्यम वाले एस्पिरेंट भी अच्छे से पढ़कर एक खूबसूरत सा आंसर लिख सकें। क्वेश्चन यह है, न्यूनतम समर्थन मूल्य से आप क्या समझते हैं? एमएसपी किसानों को निम्न आय के जाल से कैसे बचाएगा? इसको लेकर उत्तर दीजिए। आंसर लिखने के बाद में कहाँ पे सबमिट करना है? टेलीग्राम पर जाइएगा, वहाँ पे जाके सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन मेंस ग्रुप। जैसे आप फुल फॉर्म लिखोगे मेरा टेलीग्राम चैनल मिलेगा, जहाँ पे ऑलरेडी 78,000 से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं। आप भी जुड़कर अपने आंसर्स को लिखकर वहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। अपने आंसर को सबमिट करने के साथ साथ दोस्तों एक छोटा सा काम और करना है। एटलीस्ट सभी लोगों को 2-2 आंसर्स रिव्यू करने हैं। जब आप सभी लोग 2-2 आंसर्स को रिव्यू करोगे बहुत सारे फ़ायदे होंगे, आपको भी सामने वाले को भी।
आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलेंगे जो आप अपने नोट्स में इंक्लूड कर सकते हैं। सामने वाले के आंसर में अगर कोई मिस्टेक होती है तो आप उनको बता सकते हैं कि यहाँ पर इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है। इस प्रकार से कोऑपरेटिव वे में वो पूरा का पूरा ग्रुप काम कर रहा है। चलिए अगले आर्टिकल पर आते हैं। बहुत ही ज़्यादा काम का आर्टिकल है। आज के अखबार में पेज नंबर 16 पर प्रेजेंट है। जीएस पेपर नंबर 3 इकॉनमी के साथ में आप इसको लिंक कर पाएंगे। यहाँ पर हमारे जो होम मिनिस्टर है अमित शाह जी, उनका स्टेटमेंट है कि जो वाइट रिवॉल्यूशन है 2.0 का, इससे महिलाओं को और ज़्यादा मजबूत किया जा सकेगा और अपने देश में माल न्यूट्रिशन यानी कुपोषण जैसी जो दिक्कत है उससे लड़ा जा सकेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 1, सर ये वाइट रिवॉल्यूशन का मतलब क्या है? तो दोस्तों जैसे आपने देखा ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में आप सुनते हैं। ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या है? हरित क्रांति का मतलब क्या है? जब एग्रीकल्चर सेक्टर में हम एक क्रांति लेकर आए। एक समय पर भारत खाने पीने की चीज़ों को लेकर, गेहूं चावल को लेकर भी डिपेंडेंट हुआ करता था दूसरे देशों के ऊपर में। हमने इस तरीके से प्रोडक्शन करना शुरू किया। एक क्रांति यहाँ पर एक समय पे आती है जिसको बोलते हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन, हरित क्रांति। जिसके बाद आज दोस्तों इनफ मात्रा में हम यहाँ पे अपने क्रॉप्स का प्रोडक्शन यानी कि जो वीट और राइस का प्रोडक्शन है वो आज के समय पर हम प्रॉपर तरीके से कर रहे हैं, इवन एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो ये इस तरीके का रिवॉल्यूशन होता है। अब ये रिवॉल्यूशन अलग अलग कलर से एसोसिएटेड है। जैसे यहाँ पे बोला गया है वाइट रिवॉल्यूशन, तो वाइट रिवॉल्यूशन दोस्तों यहाँ पे हमारी मिल्क इंडस्ट्री यानी डेयरी इंडस्ट्री से रिलेटेड है। तो यहाँ पर हमारे जो होम मिनिस्टर हैं वो ये बोलते हैं कि जो ये वाइट रिवॉल्यूशन 2.0 है इसकी ज़रूरत है ताकि डेयरी इंडस्ट्री जो है, जो मिल्क इंडस्ट्री है, इसमें और ज़्यादा बेहतरीन सुधार किए जा सकें। और वो जो सुधार होंगे यहाँ पे हमारा मेन टारगेट है। जैसे आज जो हमारे देश में कोऑपरेटिव्स हैं, जैसे अमूल वगैरह है ना, ये सब कोऑपरेटिव का काम करते हैं। इनमें सुबह सुबह दूध जाता है ना, देश भर से यहाँ पर दूध भेजा जाता है, फिर ये सेल भी करते हैं। तो पर डे के हिसाब से अभी 660 लाख लीटर यहाँ पर इनके पास में जा रहा है। तो हमारा टारगेट है आने वाले समय पर कम से कम 1000 लाख लीटर तक इनके पास में मिल्क पहुँच सके, ये हमारा टारगेट है। तो दूध का प्रोडक्शन देश में बढ़ाना और दूध हर किसी व्यक्ति तक पहुंच सके, जिससे यहाँ पर क्या होगा, इस सेक्टर में जो महिलाएं हैं इनका बड़ा योगदान है, स्पेशली रूरल एरियाज़ में, गांव वाले क्षेत्रों में। तो महिलाओं को और मजबूत किया जा सकेगा, इस सेक्टर में ज़्यादा बेनिफिट्स मिल सकेंगे। दूसरी बात, जो कुपोषण जैसी दिक्कत है, जो माल न्यूट्रिशन है दोस्तों, वो भी टैकल किया जा सकेगा, क्योंकि मिल्क से या डेयरी प्रोडक्ट से आपको कई सारे बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, लाइक प्रोटीन, हेल्दी फैट्स, ऐसी बहुत सारी चीज़ें। समझ गए? तो वाइट रेवोल्यूशन दोस्तों आपको पता है ना, वाइट रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई थी गुजरात में, ध्यान रखिएगा, क्योंकि हमारी जो मिल्क इंडस्ट्री है वो ज़्यादा बढ़िया नहीं ग्रो कर रही थी। जो भी यहाँ पर दूध दो रहे थे, लोग दूध प्रोड्यूस कर रहे थे, उनका लगातार एक्सप्लॉइटेशन हो रहा था, क्योंकि वो दूध गाँव में आराम से निकालते थे अपने गाय भैंस को पाल कर, और फिर क्या होता था, उनके साथ में बीच में एक एजेंट आ जाता था जो यहाँ पर उनको घाटे में पहुँचा देता था। एजेंट दूध खरीदता था, है ना, और मतलब बहुत ही कम दाम में खरीदा था, अच्छे दाम में ले आकर बेच देता था। तो एजेंट और ट्रेडर्स को ज़्यादा फायदा हो रहा था। तो इन सब को देखते हुए दोस्तों एक क्रांति लेकर आई गई, सीधा एक अमूल कंपनी बना दी गई। अमूल, जिसको द टेस्ट ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों अमूल ने यहाँ पर क्या किया, इंडिया के अंदर में मिल्क रेवोल्यूशन में बड़ा रोल प्ले किया, क्योंकि दुनिया का जो सबसे बड़ा मिल्क प्रोडक्ट्स का प्रोड्यूसर है, या मिल्क प्रोडक्ट्स को लेकर यहाँ पर कह सकते हैं बड़ी कंपनी है, वो यहाँ पर अमूल बनकर आया। अमूल आज के समय पर इतनी बड़ी कंपनी बन चुका है कि दुनिया भर में फैल चुका है। अमूल आज के समय पर 50 से ज़्यादा देशों में अपने प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट कर रहा है ना। इनकी 18,000 मिल्क कोऑपरेटिव कमिटीज़ का नेटवर्क है, 36,000 से ज़्यादा फार्मर्स हैं। उसके अलावा 3.5 करोड़ लीटर्स ऑफ मिल्क डेली बेसिस पे ये प्रोसेस कर रहे हैं। अमूल की जो ऑनलाइन पेमेंट्स है वो 200 करोड़ से ऊपर जा चुकी है ना। तो ये आप लोग यहाँ पर देख पाएंगे। तो ऑपरेशन फ्लड भी दोस्तों इसी तरीके से चलाया गया था, जहाँ पे जो विमेन एनजीओज होती हैं ये सब एस्टेब्लिश करी गई, जहाँ पे महिलाओं का कोऑपरेटिव बनाया गया। जो महिलाएं हैं वो साथ में मिलकर जो दूध का प्रोडक्शन कर रही हैं एक जगह पर दे सकती हैं उन कोऑपरेटिव्स में, उनसे बदले में पैसा मिलेगा। तो इस तरीके का जो सेक्शन है वो चला, जिससे यहाँ पर वाइट रिवोल्यूशन को लेकर एक भारी इम्पैक्ट पड़ा। और इंडिया का जो वाइट रिवोल्यूशन और ऑपरेशन फ्लड है, ध्यान रखिए, इसके एक फादर भी हैं जिन्होंने इसकी शुरुआत की। वो फादर कौन है, जिनका फोटो आप देख पाएंगे, इनका नाम है वर्गीस कुरियन। तो जो नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड है, इस डेवलपमेंट बोर्ड को इन्होंने चेयर भी किया है वर्गीस कुरियन ने। इनको फादर ऑफ वाइट रिवोल्यूशन के नाम से जाना जाता है। और ये जो बोर्ड है दोस्तों, ये पहले ही बनाया जा चुका है, जहाँ पे हमारा मेन फोकस था हमारे देश में ज़्यादा से ज़्यादा मिल्क का प्रोडक्शन हो सके। तो जो हमने देश के स्तर पर डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड बनाया था, इसी बोर्ड ने वाइट रिवोल्यूशन को लॉन्च किया। इस वाइट रिवोल्यूशन को हम ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जानते हैं, जहाँ पे जो हमारे कह सकते हैं डेयरी कोऑपरेटिव्स हैं, है ना, डेयरी के जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, उन कोऑपरेटिव्स के साथ में उनको जोड़ा गया, अर्बन कंज्यूमर्स के साथ में जोड़ा गया,
गांव में अगर कोई दूध प्रोड्यूस कर रहा है उसको शहर के साथ में कनेक्ट करवाया गया ताकि वो अपने दूध को अच्छी तरीके से बेच सके, अच्छे प्राइस पर बेच सके, बीच में किसी एजेंट या ट्रेडर को ना दे। तो ये जो इनिशिएटिव था ये धीरे धीरे इतना बड़ा हो गया कि इंडिया आज दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक वाला देश बन गया, जहाँ पे सबसे ज़्यादा मिल्क का प्रोडक्शन किया जाता है ना। और मिल्क का प्रोडक्शन लगातार बूस्ट हो रहा है दिन ब दिन, ये हमने देखा है। देश भर में जो ऑपरेशन फ्लड है ये अलग अलग फेसेस में चलाया गया, जिससे दोस्तों दूध का प्रोडक्शन बड़े लेवल पर हुआ। और वो फेसेस के बारे में यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है, इतना यहाँ पर आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत नहीं है। अब एग्जाम के लिए कुछ पढ़ने की ज़रूरत है, तो दोस्तों आज के समय पर हमारे देश में मिल्क प्रोडक्शन की स्थिति क्या है ये जानना होगा। इंडिया आज हाईएस्ट मिल्क प्रोड्यूसर वाला कंट्री है, जिसकी फर्स्ट पोजीशन आती है पूरे दुनिया में। आज दुनिया में अगर मैं एग्जाम्पल लूँ 2021-22 का, तो पुराना एग्जाम्पल है, बट अगर हम एग्जाम्पल के हिसाब से देखें तो दुनिया भर में जितना भी दूध का उत्पादन हुआ 2021-22 में, उसका 24% कॉन्ट्रीब्यूशन सीधा हमारा था दुनिया भर को। आप इमेजिन करिए कितने बड़े लेवल पर हम प्रोडक्शन कर रहे हैं। पिछले 10 सालों में जो मिल्क का प्रोडक्शन है ये 60% से बढ़ा है। उसके अलावा जो मिल्क की अवेलेबिलिटी है ये भी 40% से बढ़ती हुई नजर आई है। आज हमारे देश में टॉप 5 राज्य कौन से हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा दूध का उत्पादन किया जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है? तो उसमें राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात और आंध्र प्रदेश जैसे स्टेट्स आते हैं। इंडियन डेयरी सेक्टर पिछले कुछ समय पर 6% से ग्रो किया है। दुनिया में जो ग्रोथ थी वो 2% से हो रही थी, बट भारत के डेयरी सेक्टर की 6% से हो रही थी। इंडिया का जो एक्सपोर्ट है डेयरी प्रोडक्ट्स का दोस्तों, ये 2022-23 में रिकॉर्ड तोड़ हुआ। लगभग 67,572.99 मैट्रिक टन्स के आसपास हम लोगों ने अपने डेयरी प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट किया, जिससे $284 मिलियन से ज़्यादा पैसा जो है हमने अर्न किया। और इसी डेयरी सेक्टर को और ज़्यादा बढ़ावा देने के लिए, प्रमोट करने के लिए कई सारे जो इनिशिएटिव्स है गवर्नमेंट के वो शुरू करे गए, जिसमें आपका एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड हो गया, नेशनल प्रोग्राम फॉर डेयरी डेवलपमेंट, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, राष्ट्रीय गोकुल मिशन, नेशनल लाइफ स्टॉक मिशन, ऐसे कई सारे मिशंस दोस्तों यहाँ पर चलाए गए डेयरी सेक्टर को और ज़्यादा इंप्रूव करने के लिए। लेकिन अभी भी यहाँ पे दोस्तों भारत का डेयरी सेक्टर कई सारी चुनौतियों से गुजर रहा है। उस चुनौतियों को अगर हम थोड़ा सा एड्रेस कर लें तो इससे डेयरी सेक्टर को और ज़्यादा बड़ी ग्रोथ पर हम लेकर जा सकते हैं, ये हमारा अनुमान है। अब वो चुनौतियाँ कौन कौन सी हैं? पहला चैलेंज है लो मिल्क यील्ड, यानी कि अगर आप इंडिया में पर एनिमल के हिसाब से मिल्क का प्रोडक्शन देखेंगे तो वो फिर भी काफ़ी ज़्यादा कम है। जैसे बाहर विदेशों में जो गाय भैंस है वो ज़्यादा दूध दे रही हैं, इंडिया में कम दे रही हैं। रीज़न, हम अच्छा खासा जो चारा होता है क्वालिटी वाला वो नहीं दे पा रहे हैं, अपने गाय भैंसों की प्रॉपर केयर नहीं कर पा रहे हैं जैसे पहले की जाती थी। तो ये एक बड़ी समस्या हो सकती है, ये बताया जा रहा है। दूसरी दिक्कत है मिल्क कलेक्शन में बड़ा इशू होना। भाई यहाँ पर क्या होता है, आपने चलो दूध जो है वो प्रोड्यूस कर लिया, अब दूध को मार्केट तक पहुँचाना है तो उसका एक ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर होना चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन करने का अच्छा तरीका होना चाहिए, सेफ तरीके से हैंडलिंग करनी होगी, तो वो वाले इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास में नहीं है। फिर सबसे बड़ी चिंता पता है डेयरी सेक्टर में आज क्या है? मिलावट। जो दूध के अंदर में एडल्ट्रेशन यानी मिलावट की जाती है, ये लंबे समय से एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है और ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो चुका है इसको कंट्रोल कर पाना। नए नए जुगाड़ बन जाते हैं, नई नई मशीन्स आती हैं कि भाई चेक करा जाएगा दूध की क्वालिटी को, तो नए जुगाड़ बना दिए जाते हैं जहाँ पर दूध में मिलावट हो जाती है। फिर बात आती है प्रॉफिट डिस्पैरिटीज़। जो मिल्क प्रोड्यूसर हैं दोस्तों, इनके पास में अक्सर अगर आप देख पाएंगे तो ज़्यादा अच्छा प्राइस इनको नहीं मिल पाता। मार्केट रेट के हिसाब से बहुत कम प्राइस मिलता है, जिसकी वजह से इनके पास में इतना अच्छा प्रॉफिट नहीं हो पाता। इस चक्कर में जो इंडस्ट्री है इसमें ये भी एक बड़े चैलेंज के तौर पर काउंट किया जाता है। फिर बात आती है हमारे कैटल हेल्थ चैलेंजेस की। देखो होता यह है कि कई बार ना जो गाय भैंस हम पाल रहे हैं इनमें अलग अलग प्रकार की बीमारियां फैलनी शुरू हो जाती है। जैसे आपने सुना होगा लंपी स्किन डिजीज़, भाई 2020 वाला साल याद होगा, 2020 कह रहा हूँ, 2022 वाला साल याद होगा, कितना ज़्यादा बड़े लेवल पर गाय भैंसों की जान गई थी लंपी स्किन डिजीज़ की वजह से। और केवल लंपी स्किन डिजीज़ नहीं, फुट एंड माउथ डिजीज़, ऐसे कई सारी बीमारियां हैं जो गाय भैंसों में फैल जाती हैं, जिसकी वजह से उनकी हेल्थ इंपैक्ट हो जाती है, वो दूध का उत्पादन नहीं कर पाती हैं, एट द लास्ट उनकी डेथ हो जाती है। तो ये भी दोस्तों एक समस्या है, बीमारी फैल जाना। तो इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है, वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है? हमें पहली चीज़ अपने गाय भैंसों की जो केयर है उसको इम्प्रूव करना होगा, उनको एक अच्छे क्वालिटी वाला चारा देना होगा। ठीक है, अच्छे क्वालिटी का चारा दोगे तो ऑब्वियस सी बात है वो हेल्दी रहेंगी और अच्छे क्वालिटी का दूध, ज़्यादा मात्रा में दूध आपको वो दे सकेंगी। तो ये ध्यान में रखिएगा। अब देखिए, ये भी एक ऐसा टॉपिक है जिसको लेकर यूपीएससी अगेन मेंस में एक और क्वेश्चन पूछ चुका है 2015 में। आप इमेजिन कीजिए, जो पहला आर्टिकल डिस्कस किया वहाँ से भी यूपीएससी में मेंस में सवाल आ चुका है, और जो ये आर्टिकल डिस्कस किया यहाँ से भी सेम सवाल आ चुका है 2015 में। तो ये भी आपको अटेम्प्ट करना है। आज 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, चाहे कैसे भी अटेम्प्ट करिए, टाइम निकालिए, लेकिन कीजिए, क्योंकि आपने आर्टिकल पढ़ लिया है, समझ हो चुकी है, इतनी जानकारी मिल चुकी है, अच्छा आंसर लिख सकते हैं।
कॉपी पेन पे लिखने का मन नहीं कर रहा है तो नीचे आपके पास में कीबोर्ड है, फालतू की चीज़ें टाइप करने से अच्छा यहाँ पर टाइप कीजिए, कुछ सीखने को मिलेगा, ये लाइफ में कुछ चीज़ें वैल्यू ऐड करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है ये है कि जो लाइव स्टॉक रेयरिंग है, जो हम पशुपालन कर रहे हैं, स्पेशली गाय भैंसों को पाल रहे हैं, इसका एक बहुत बड़ा पोटेंशियल है, स्पेशली फॉर दी नॉन फार्मिंग एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि जो डेयरी सेक्टर है ये हमारा नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट कहलाता है। और तो यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि अगर हम गाय भैंस पालते हैं तो ये सेक्टर काफ़ी ज़्यादा बढ़िया सेक्टर है नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट के मामले में, और अच्छी खासी इनकम प्रोवाइड करवाता है हमारे रूरल एरियाज़ में। तो ऐसे स्टेटमेंट को देखते हुए डिस्कस कीजिए कि कौन कौन से तरीके हैं जिसको हम अपना सकते हैं ताकि अब हम अपने नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट सेक्टर को और ज़्यादा मजबूत कर सकें, यानी लाइव स्टॉक सेक्टर को, डेयरी सेक्टर को और ज़्यादा प्रमोट कर सकें। तो वो कौन कौन से तरीके हो सकते हैं, 250 शब्दों में आंसर लिख लिए। और कहाँ पे सबमिट करना है ये ऑलरेडी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, पहले ही टेलीग्राम का लिंक वगैरह दे चुका हूँ। चलिए अगले न्यूज़ आर्टिकल पर आते हैं। अब देखो यार, यहाँ पर ये कुछ ज़्यादा खास खबर नहीं है। देखो क्वाड की समिट होने वाली है, तो यूएस के जो प्रेसिडेंट हैं जो बाइडन, वो क्वाड लीडर्स को यहाँ पर होस्ट करेंगे अपने ही घर में वेलिंगटन में। तो ये जो मीटिंग है ये होगी सैटरडे में, यानी कल दोस्तों क्वाड की समिट शुरू होगा। तो जब शुरू होगा क्वाड क्या है, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, इसमें 4 देश हैं जिसमें यूएसए, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और जापान, ये 4 देश आपको नजर आएंगे। तो बोला जा रहा है कि अब की बार इन 4 देशों का टारगेट चाइना रहेगा, क्योंकि मेन पर्पज़ यही है, इसीलिए हमने क्वाड भी डेवलप किया कि जो चाइना है, क्योंकि ये 4 देश में इंडिया, जापान, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, ये 4 कंट्रीज़ का ग्रुप है, जहाँ पे हमारा मेजर फोकस है कि इंडियन ओशन और ये पैसिफिक ओशन, इन दोनों एरियाज़ को कवर कर दिया जाए और इन दोनों एरियाज़ के अंदर में जो चाइना का अग्रेशन है उसको काउंटर किया जा सके। इसके लिए यहाँ पर ये चारों के चारों देश साथ में इकट्ठे हुए ताकि हम चाइना का एक्सपेंशन नहीं होने देंगे। समझ गए? तो कल मीटिंग शुरू होगी, देखा जाएगा क्या क्या डिस्कशन होंगे। कुछ बड़ी बात आती है तो अगले दिन ही फ्रंट पेज पर छप जाएगी, तो डिस्कशन करना ही करना है। तो जब भी कोई बड़ी मीटिंग होने वाली है तो उस आर्टिकल को वहीं छोड़ दिया करो, ज़्यादा इंटरेस्ट मत लिया करो। मीटिंग हो जाएगी तो अपने आप आपके पास में सटीक डेटा होगा कि हाँ भैया हो गई है मीटिंग, ये इस बातचीत यहाँ पर देखने को मिली। ठीक, चलिए एक और न्यूज़ आर्टिकल है, ये दोस्तों कल के अखबार में था जिसको हम स्किप कर चुके थे, लेकिन कोई बात नहीं, जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बोला है कोई भी आर्टिकल छोड़ूंगा नहीं, अगर कल छूटा है तो अगले दिन कवर हो जाएगा। मान लो आज न्यूज़पेपर में कुछ ऐसा आर्टिकल था जो काम का छूट रहा हो आपका, तो वो नेक्स्ट डे पे कवर हो जाता है, तो परेशान ना होइए। यहाँ पे ये टॉपिक जीएस पेपर नंबर 3 इकोनॉमी से लिंक कर पाएंगे, कल के न्यूज़पेपर में पेज नंबर 15 पर यह प्रेजेंट था। यहाँ पे बात हो रही है भारत का जो डायमंड सेक्टर है दोस्तों, वो कई सारे प्रकार की प्रॉब्लम से गुजर रहा है। डायमंड की कई सारी फैक्ट्री बंद हो चुकी हैं। क्यों? रीज़न यह है कि क्योंकि दुनिया भर में डायमंड को लेकर जो डिमांड्स हैं दोस्तों वो लगातार कम होती चली जा रही हैं। ग्लोबल मार्केट डायमंड का काफ़ी कमज़ोर हो चुका है, जिसका असर भारत को लगातार देखने को मिल रहा है। क्यों? क्योंकि इंडिया के अंदर में डायमंड की सबसे ज़्यादा पॉलिशिंग वगैरह हम करते हैं। गुजरात के अंदर में स्पेशली आप देख पाओगे बहुत सारे हीरा के जो डायमंड है हमारा, हीरा के यहाँ पर ट्रेड करने वाले लोग आपको नज़र आएंगे, है ना। तो उनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ रहा है, ये यहाँ पर बताया गया। तो सिनेरियोज़ क्या है, पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि भारत का डायमंड इंडस्ट्री का सिनेरियो क्या देखने को मिलेगा। इंडिया आज के समय पर दुनिया का सबसे बड़ा कटिंग एंड पॉलिशिंग सेंटर है फॉर दी डायमंड्स। देखो डायमंड जब शुरुआत में आप ले पाओगे तो चट्टान है, वो ऐसी चट्टान आपको देखने को मिल जाएगा। इसमें आपको धार लगानी पड़ेगी, कटिंग करना पड़ेगा, पॉलिश करना पड़ेगा, उसके बाद यहाँ पर यह हीरे का रूप लेता है। तो वैसे तो डायमंड की ये जो चट्टानें हैं, जो ये चीज़ें हैं, वो सब रॉ फॉर्म में दुनिया भर में मिल जाता है, लेकिन मिलने के बाद में वो भारत भेजा जाता है दोस्तों, क्योंकि भारत में ही इनकी कटिंग होती है, इनकी पॉलिशिंग होती है। और फिर उसके बाद में आप इमेजिन कीजिए दुनिया भर में जितने भी डायमंड्स बनते हैं उनकी 90% पॉलिशिंग इंडिया करता है। तो कितना बड़ा मार्केट भारत ने होल्ड किया है। और अगर दुनिया भर का मार्केट, ग्लोबल मार्केट कमज़ोर होगा तो उसका सीधा असर हमारे ऊपर ही तो पड़ेगा, और किसके ऊपर पड़ेगा, क्योंकि हम ही सबसे बड़ा मार्केट को होल्ड करके बैठे हैं। तो यहाँ पे दोस्तों बहुत सारे आपके हाई स्किल लेबर देखने को मिलेंगे, कटिंग एज टेक्नोलॉजी देखने को मिल जाती है, जिसकी वजह से ये इंडस्ट्री इंडिया में बहुत बड़े लेवल पर है। स्पेशली गुजरात के अंदर जो सूरत है आज के समय पर, ये ग्लोबल हब बना हुआ है, दुनिया का एक इंपॉर्टेंट हब जहाँ पे सबसे ज़्यादा डायमंड्स को बनाया जाता है। यूएस आज के समय पर सबसे बड़ा मार्केट है कटिंग के लिए एंड पॉलिश डायमंड्स के लिए। चाइना दूसरा यहाँ पर सेकंड नंबर पर देखने को मिल जाएगा, फिर इंडिया भी देखने को मिल जाएगा इसी लिस्ट में। ये कुछ कंट्रीज़ है जहाँ पर सबसे ज़्यादा कटिंग एंड पॉलिशिंग यहाँ पर की जाती है। मतलब कि ये तो खैर मार्केट है जहाँ पर सबसे ज़्यादा बिक रहा है, फिर भी यहाँ पर इनकी कटिंग पॉलिशिंग इंडिया में ही सबसे ज़्यादा हो रही है। और डायमंड एक्सपोर्ट्स अगर आप देख पाओगे बाई कंट्री, तो यहाँ पर इंडिया टॉप पर है जो सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है। हमारे पास में कच्चा माल आता है, उसको तैयार करके हम एक्सपोर्ट करते हैं, है ना। ये क्लियर हो गया।
उसके अलावा यहाँ पे जितना भी डायमंड एक्सपोर्ट हो रहा है दुनिया में, उसका 19% कॉन्ट्रीब्यूशन योगदान सीधा हमारा है। यूएई जो है ये सबसे बड़ा एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है। यहाँ पर भारत के बहुत सारे जो ज्वेलरीज वगैरह हैं ये हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं, ये भारत की ज्वेलरी को पसंद करते हैं। तो इंडिया का जो ओवरऑल एक्सपोर्ट रहा हीरे जवाहरात का नवंबर 2022 में, ये लगभग 2.43 बिलियन डॉलर्स का पहुंच गया, ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है, जो कि तेज़ी से ग्रो किया है। इंडिया, जैसे मैंने बोला, दुनिया का पहला सबसे ज़्यादा बड़ा कटिंग एंड पॉलिशिंग सेंटर है फॉर द डायमंड्स। जितना भी इंडिया के यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, इसमें दुनिया भर में जितने भी पॉलिश डायमंड्स हैं, जितनी भी ज्वेलरीज हैं, इसमें इंडिया ने 75% के आसपास एक्सपोर्ट किया है। तो भारत ज़्यादातर जो इन डायमंड इंडस्ट्री पे डिपेंडेंट है। पहले क्या होता है, कच्चा माल हमारे पास में आता है, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ, कटिंग पॉलिशिंग करने का हमारा मेन काम है। तो इंडिया में एग्जैक्टली ऐसे रॉ फॉर्म में डायमंड ज़्यादा मिलता नहीं है, और मिलता है तो कौन से बेल्ट एरियाज़ में अभी बताऊंगा। लेकिन उससे पहले एक बात और जान लो दोस्तों, जो ये डायमंड कटिंग और पॉलिशिंग वाली इंडस्ट्री है भारत की, ये सबसे ज़्यादा तेज़ी से ग्रो होने वाला सेक्टर है। यहाँ पे बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। हमारे देश की जो टोटल जीडीपी, आप इमेजिन कीजिए, टोटल इकॉनमी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एक पर्टिकुलर ईयर का, उस जीडीपी में 7% का योगदान इन्हीं इंडस्ट्री से आता है, इन लोगों का आता है। इंडिया का जो टोटल एक्सपोर्ट है उसमें 15% यहाँ पर सीधा योगदान यहीं से है। डायमंड दो प्रकार से मिलता है हमको, एक होता है इग्नियस रॉक में मिलता है, दूसरा यहाँ पर आपके एलिवियल डिपॉजिट्स में देखने को मिल जाएगा, यानी वही रॉक के फॉर्म में, जैसे मैंने आपको बताया। तो भारत में अगर डायमंड फील्ड्स प्रेजेंट है तो वो 4 जगहों पे आपको वो देखने को मिल जाती हैं। स्पेशली साउथ इंडियन ट्रैक में अगर देख पाएंगे तो आंध्र प्रदेश हो गया, आंध्र प्रदेश में कुछ हिस्से हैं, जैसे अनंतपुर है, कडापा है, गुंटूर है, कृष्णा है, उसके अलावा महबूब नगर है, कुरनूल डिस्ट्रिक्ट हैं। ये सब जगह है जहाँ पे डायमंड्स पाए जाते हैं। ये हो गया साउथ इंडिया वाली बात। और भारत के पिछले हिस्से में, यानी कि सेंट्रल इंडिया में, मध्य प्रदेश के अंदर में एक पन्ना बेल्ट है, यहाँ पे डायमंड्स देखने को मिलता है। फिर उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे कुछ और भी एरियाज़ हैं, जैसे बोला जाता है बहरीन कोतवाली जो एरिया है रायपुर डिस्ट्रिक्ट में, तोकपल, दोगपल, ये कुछ एरियाज़ आपको नजर आएंगे छत्तीसगढ़ के अंदर में। उसके अलावा कुछ एरियाज़ हैं छत्तीसगढ़ के बस्तर डिस्ट्रिक्ट में, सॉरी, उस एरिया में भी दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा ये जो डायमंड्स है वो पाए जाते हैं। इतना ही नहीं, बहुत सारे डायमंड्स आपको महानदी गोदावरी जो वैलीज़ हैं, इन घाटियों में भी आपको नजर आएंगे। तो भारत में इनका जो एग्जिस्टेंस है वो कहाँ कहाँ पर है, वो भी यहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। चलिए अब आते हैं एक और आर्टिकल पर। आज फ्राइडे है, एडिटोरियल्स कम आते हैं, बट एक सिंपल सा आर्टिकल है, मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से बताऊंगा, ज़्यादा यहाँ पर इस आर्टिकल में दिमाग मारने की ज़रूरत नहीं है। देखो, बात ये हो रही है कि एक पॉडकास्ट है, आर्टिकल भी नहीं है, 2 व्यक्ति हैं जो मिलकर आपस में इंटरव्यू कर रहे हैं एक दूसरे का। बोला जा रहा है कि शुड चिल्ड्रन बी बेड फ्रॉम सोशल मीडिया। जो सोशल मीडिया है आज के समय कर दुनिया का, क्या बच्चों को इससे दूर रखना चाहिए, बच्चों को पूरी तरह से बैन कर देना चाहिए? कहोगे ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया ने कर दिया। ऑस्ट्रेलिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं एंथनी एल्बनीज़, जो यहाँ पर आपको फोटो में दिखाई पड़ रहे हैं, इन्होंने अनाउंस किया कि ये एक मिनिमम एज सेट करेंगे कि भाई एक मिनिमम उम्र होगी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे आने की। जो छोटे बच्चे होंगे इनको बिल्कुल सोशल मीडिया से दूर रखा जाएगा। तो क्वेश्चन यहाँ पर यह है, क्या ये सही है या गलत है? तो अभी उसके ऊपर आएंगे। पहले ये जानिए दोस्तों, बच्चों के ऊपर आज के समय पर सोशल मीडिया के दोनों ही प्रकार से इम्पैक्ट पड़ रहे हैं। कुछ फ़ायदेमंद भी हैं, कुछ नुकसानदायक भी हैं, लेकिन हमें दोनों को ही अगर बैलेंस कर लें तो बढ़िया है। जो बर्बाद हो रहा है वो बर्बाद ही हो रहा है, जो कुछ कर चुका है इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से वो बहुत कुछ कर चुका है। तो जैसे ये देखो, हर चीज़ के फ़ायदे नुकसान होते हैं, वैसे इंटरनेट के भी बहुत सारे फ़ायदे हैं, बहुत सारे नुकसान हैं। लेकिन जब बात आती है बच्चों के ऊपर में, जब बात आती है चिल्ड्रंस के ऊपर में, है ना, जो टीनेजर्स हैं, 18 से कम के भी हैं बहुत सारे लोग, और भी बहुत सारे यहाँ पर बच्चे आपको देखने को मिलेंगे और छोटी एज में हैं। तो आज के समय पर उन्हें सब कुछ पता है। इवन आज तो छोटे छोटे बच्चे जो यहाँ पर पैदा हुए हैं, थोड़े समय बाद यहाँ पर उनको फ़ोन पकड़ा दिया जाता है, वो फ़ोन मतलब लगे रहते हैं, शुरुआत से आदत पड़ जा रही है। तो यहाँ पे होता यह है कि जैसे बच्चों के लिए पहले बहुत सारा काम करना मुश्किल हुआ करता था, बट आज के समय पर रिसर्च वगैरह आसान हो चुकी है, तो इंटरनेट से या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से काफ़ी सारी चीज़ें आसान भी हुई हैं, है ना, ये यहाँ पे बोला जा रहा है। बट इसके नुकसान भी बहुत हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, ये प्लेटफॉर्म वो है जहाँ पर सबसे ज़्यादा साइबर बुलिंग होती है ना। जो बच्चा है उसके जो सोशल स्किल्स है वो डिस्ट्रॉय हो रही हैं। अभी वो सब कुछ यहाँ पे फाउंड कर लेता है, लेकिन पहले वो ऐसा नहीं कर पाता। पहले उसको क्रिएटिव होना पड़ता था, हर चीज़ को यहाँ पे खुद से करना पड़ता था। तो इतना भी ज़्यादा यहाँ पर इसके फ़ायदे नहीं नज़र आएंगे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बच्चे का एक सारा का सारा डेटा चला जाएगा अगर वो यहाँ पर ऐसे प्लेटफॉर्म्स को इस्तेमाल कर रहा है। तो डेटा प्रोटेक्शन की जब बात आती है तो यहाँ पे भी तो हमें ध्यान में रखना होगा, या ऐसे ही डेटा शेयर कर देना होगा। पेरेंट्स भी आजकल यहाँ पर कई सारे बच्चों की आईडी वगैरह बना देते हैं, उसमें सपोर्ट करते हैं। तो उस डेटा को टैकल करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उस डेटा का गलत उपयोग हो सकता है, जैसे आजकल हो भी रहा है।
तो यहाँ पे आर्टिकल में बोला जा रहा है जब हम लोग बात करते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से बच्चों को बैन करने की, वैसे आप अपने विचार बता सकते हैं। यहाँ पे तो राइटर बोलते हैं देखिए मैं इससे सहमत नहीं हूँ। इनका कहना यह है कि देखिए इससे ये हो सकता है कि आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सुधार कीजिए, क्योंकि ऐसा हो रहा है। राइटर का कहना यह है कि अगर हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बच्चों के लिए बैन कर दें या बच्चों को इन प्लेटफॉर्म्स पर बैन कर दें, तो क्या ये सही ऑप्शन है? इनके नज़रियों में नहीं है, क्योंकि इनका कहना यह है कि भाई आज के समय पर दुनिया में कई सारी कंट्रीज़ हैं जिनके मॉडल्स हम अपना सकते हैं। जैसे एक मॉडल है यूके का 2020 का एज अप्रोप्रिएट डिज़ाइन कोड है, जिसमें यहाँ पे इन्होंने बोल रखा है कि जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, इन प्लेटफॉर्म्स को ही अपने हिसाब से कुछ चेंजेस करने होंगे, जहाँ पे वो बच्चों के लिए खुद एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाएं। यानी कोई बच्चा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आ रहा होगा तो उसके लिए डिफ़ॉल्ट सेटिंग होगी, जब वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करेगा तो उसको उसका डेटा का रिस्क वगैरह बहुत ज़्यादा कम होगा। हाल ही में एक स्टडी ने यह बताया है कि ये प्लेटफॉर्म्स कर रहे हैं, चाहे वो मेटा हो, गूगल हो, टिकटॉक हो, स्नैपचैट हो, इन्होंने 128 बदलाव करे हैं बच्चों की सेफ्टी और प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए। तो अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स अपने हिसाब से चीज़ों को डील कर लेगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ये बात यहाँ पर राइटर एक्सप्लेन करते हैं, क्योंकि आज के समय का जो टाइम है वो डिजिटली कनेक्टेड है और आगे ये जो डिजिटाइजेशन है और ज़्यादा बढ़ने वाला है। तो यहाँ से दूर रखना बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। बच्चों की सेफ्टी अगर ऑनलाइन रहेगी तो वो ही हमारा एक मेन मैटर होना चाहिए, है ना। तो इसमें केवल हमारी ही नहीं, सोशल मीडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होनी चाहिए, उस प्लेटफॉर्म की भी एक जिम्मेदारी बनती है। भाई आप हमारा डेटा वगैरह ऐसा कैसे जाने दे सकते हैं, है ना। तो उनका भी रोल आता है इसमें, क्योंकि आजकल दोस्तों अगर हम भारत का एकेडमिक्स सिनेरियोज देखेंगे, चाहे हमारा एजुकेशन सिस्टम ही क्यों ना होगा, तो एजुकेशन सिस्टम में भी एक बड़ा रोल आ चुका है सोशल मीडिया का, स्पेशली इंडिया के अंदर अगर हम देखेंगे। तो एक तरफ तो हम बात करते हैं अपने स्कूल्स को ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटाइज़ करने की, ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटल करने की, हर नई जो टेक्नोलॉजी है उसको लाने की, और दूसरी तरफ यहाँ पे हम लोग यहाँ पे अगर इसको हटाने की बात करेंगे तो ये एक बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो हमें इसका सही उपयोग करना सीखना होगा, ठीक है। अब बुरी चीज़ें भी हैं, अब ऐसे थोड़ी ना हर कोई व्यक्ति बुरी चीज़ें भी करेगा, तो इसका सही उपयोग करना यहाँ पर ज़रूरी है, एक बैलेंस बनाना ज़रूरी है। जितना आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, जितना आप टेक के साथ में हैं, उतना ही ज़ोर आप बच्चे के स्पोर्ट्स पे दीजिए, राइटिंग पे दीजिए, उसके अंदर क्रिएटिवनेस के ऊपर में ध्यान दीजिए। तो स्कूल वाले भी बैलेंस कर सकते हैं, है ना। तो बच्चे को तो करना ही है काम, उसके पेरेंट्स को उसमें साथ देना है, लेकिन साथ ही साथ में जो ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो एजुकेशन सिस्टम हो, चाहे वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो, उन्हें भी अपने साइड से काम करना होगा। दोनों मिलकर काम करेंगे तभी ये संभव हो पाएगा कि सोशल मीडिया का अच्छा यूज़ किया जा सके। दोनों साथ में नहीं होंगे तो इससे भयानक रूप भी यहाँ पर या इम्पैक्ट्स हमको देखने को मिल सकते हैं। हमारे देश में आजकल क्या है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से छोटे छोटे बच्चे भी आज के समय पर प्रेजेंट हैं, पैसे उनके पास में आ जाते हैं, अर्निंग शुरू हो जाती है, तो उस अर्निंग का गलत उपयोग हो रहा होता है। जबकि दूसरे देशों में इसको लेकर भी रेगुलेशन है। पता है फ्रांस में क्या है, राइटर ये बात करते हैं, जैसे आज के समय पर बच्चा के पास में पैसा आया, पेरेंट्स से अलग रहा, और स्पेशली यहाँ पर फिर वो पैसे का क्या उपयोग कर रहा है कुछ नहीं बता रहा है किसी को। लेकिन फ्रांस में एक नियम है, ये बोला जाता है कि मान लो एक बच्चा है जिसकी उम्र 16 साल से कम है और वो एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंसर है, उसकी एक अच्छी इनकम अर्न हो रही है, तो उसके जो पेरेंट्स हैं ना, वो यहाँ पर वो कह सकते हैं, यार ये क्या हो गया यार, पता नहीं एकदम से पूरा का पूरा सिस्टम ऊपर नीचे हो गया, एक सेकंड रुक जाओ यार, कहाँ थे हम लोग। अभी ना बीच में पूरा का पूरा सेशन रुक गया था यार, मुझे लगा वीडियो सेव नहीं होगा लेकिन कोई बात नहीं, वीडियो चल रहा है, ये अच्छी बात है। तो कहाँ थे यार हम। हाँ, कि जो ये पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे ये टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है, इससे एक नुकसान भी हो सकता है। दूसरा, यहाँ पर जो बच्चा है उसको हम सेफ भी रख सकते हैं ऑनलाइन। तो ऐसी कई सारी यहाँ पर चीज़ें हैं, बट इसमें मैंने बताया था ना, जो प्लेटफॉर्म्स हैं, इन सब चीज़ों को साथ में आना ज़रूरी है। ये भी मिलकर एक्शन लेंगे तो चीज़ों को काउंटर किया जा सकेगा। एनीवे, चलिए आते हैं आज के वर्ड ऑफ द डे पर। तो आज का वर्ड ऑफ द डे है एप्रोबेशन। एप्रोबेशन का मतलब होता है ऑफिशियल अप्रूवल देना या ऑफिशियल रिकग्निशन प्रोवाइड करवाना, है ना। तो जैसे यहाँ पर यूज़ किया गया है कि दे डिज़र्व एप्रोबेशन एंड एप्लॉज फॉर दिस अचीवमेंट। जो उनका अचीवमेंट है उसके लिए यहाँ पर वो प्रशंसा को डिज़र्व करते हैं, साथ ही साथ में एक ऑफिशियल रिकग्निशन को या अप्रूवल को डिज़र्व करते हैं। तो यहाँ पर इस वर्ड का यूज़ करके एक सेंटेंस बनाइए नीचे कमेंट सेक्शन में। सेंटेंस बनाना ज़रूरी है, क्योंकि सेंटेंस नहीं बनाएंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, वोकैब आपके पास में इकट्ठा नहीं होगा। चलिए आते हैं यूपीएससी प्रैक्टिस क्वेश्चन पर। तो यहाँ पे 2 स्टेटमेंट दिए गए थे, बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है।
पहला स्टेटमेंट बोलता है कि परमानेंट इंडस कमीशन एक बायलैटरल कमीशन है जिसको बनाया गया है इंडस वाटर ट्रीटी के तहत, ताकि हम इस ट्रीटी के प्रावधान को मैनेज कर सकें। जी सही बात है, पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। अरे आंसर क्या बी लगा दिया? नहीं, बी नहीं है दोस्तों, पहला वाला सही है, दूसरा वाला गलत है। दूसरा वाला गलत क्यों है? क्योंकि इंडस वाटर ट्रीटी के अकॉर्डिंग, इस आर्टिकल में बोला जा रहा है कि इंडस वाटर ट्रीटी के अकॉर्डिंग जो एनुअल फ्लो ऑफ वाटर है 6 नदियों का, जो इंडस सिस्टम में आती है, उसका पानी इक्वली बांटा गया है। इक्वली नहीं बांटा गया है पानी, किसी को ज़्यादा किसी को कम मिला है। समझ गए? दैट इज़ वाई यहाँ पर दूसरा वाला गलत है, पहला वाला सही है। ऑप्शन नंबर 1 ओनली इज़ द करेक्ट आंसर। कल ही हम लोगों ने यहाँ पर इसके बारे में पढ़ा था। इक्वली पानी नहीं बांटा गया है, कुछ नदियों का पानी पाकिस्तान को कंप्लीटली दिया गया है, कुछ नदियों का पानी के ऊपर में राइट्स हमारा है। ठीक है नाउ, फिर स्टार्टिंग में आपसे बोला गया था ताइवान को अच्छे से एक बार मैप में देख लेना, आजकल बहुत ज़्यादा चर्चाओं में है। तो ताइवान अभी आप देख पाएंगे चाइना का एक पड़ोसी देश है। ये इधर आएगा नज़र इंडिया, इंडिया के ऊपर है चाइना, चाइना के बगल में इधर साउथ चाइना सी है, यहीं पर एक छोटा सा देश है ताइवान। ताइवान को लेकर चाइना के बीच में, चाइना ताइवान के बीच में लंबे समय से कंट्रोवर्सी आपको पता है। चाइना बोलता है ताइवान हमारा हिस्सा है, ताइवान बोलता है कि देखिए जो होगा इतिहास होगा, हम आपका हिस्सा नहीं बनना चाहते हैं, हम एक सेपरेट कंट्री रहना चाहते हैं। चाइना बोलता है हम सेपरेट कंट्री रहने नहीं देंगे, हम वन चाइना पॉलिसी अपनाएंगे, जहाँ पे ये दो है तो दो देश, लेकिन ये एक ही है, यानी चाइना ही है। तो ताइवान को कई कंट्रीज ने अपना पहचान दी है एक सेपरेट देश की, कुछ देशों ने पहचान नहीं दी है। मैं आपको बताऊं तो भारत ने भी ताइवान को एज अ सेपरेट कंट्री इतना रिकग्निशन नहीं दिया है। तो अभी के समय पर आप देख पाएंगे तो लगातार कंट्रोवर्सी रहती हैं। ये है आपका ताइवान, और जिसकी प्रोटेक्शन यहाँ पर यूएसए कर रहा है पीछे से ही, जैसे हम देख पा रहे हैं। तो आजकल चर्चाओं में है, तो उसका लोकेशन ध्यान रखिएगा। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।